हेलो एवरीवन, करंट इलेक्ट्रिसिटी जिसका आप सभी को था बेसब्री से इंतजार ले आया हूं मैं एक ऐसा लेक्चर क्लास 12th का जिसके अंदर हम लोग हर एक चीज कवर करने वाले हैं। हर एक चीज मतलब चाहे वो डेरिवेशंस हो, चाहे वो अच्छे से अच्छे न्यूमेरिकल हो, चाहे वो न्यूमेरिकल करने का तरीका ही क्यों ना सीखना हो, प्रैक्टिस ही क्यों ना करनी हो, ये सब कुछ लेकर के आया हूं मैं इस एक लौते लेक्चर के अंदर। यानी कि इसके अलावा आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी की और कोई भी जगह रिविजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक अकेला ऐसा लेक्चर आप लोग को मिलने वाला जिसके अंदर हर एक चीज कवर्ड होगी, चाहे वो थ्योरी का पार्ट हो, चाहे वो डेरिवेशंस हो, चाहे वो न्यूमेरिकल्स हो, चाहे वो न्यूमेरिकल कैसे करने हैं ये सिखाना भी हो, क्योंकि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ, केवीएल केसीएल में दिक्कत आती है बच्चों को, तो वो सब कुछ आज के इस लेक्चर में मोर देन सफिशिएंटली आपको मिलने वाला है। तो भाई बिना समय गवाए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 जो कि एनसीईआरटी के ऑर्डर के हिसाब से है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो भाई स्टार्टिंग होती है यहां पर इलेक्ट्रिक करंट को लेकर के, और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में यह कहा जाता है कि भाई कितना चार्ज फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम, यानी कि फ्लो रेट क्या है चार्ज का। ठीक है ना। तो कभी भी अगर चार्ज फ्लो किसी भी वायर में करता है तो कितने फ्लो रेट से कर रहा है वो चार्ज, तो उसको लिखा जाएगा dq/dt। ठीक है ना। यानी सिंपल सी बात बताऊं कि चार्ज को हम लोग Q से डिनोट करते हैं, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं। हम लोग चार्ज को Q से डिनोट करते हैं, और अगर आप इस Q को डिफरेंशिएट कर दोगे तो ये करंट बन जाएगा, और ऐसे ही आप करंट को अगर इंटीग्रेट कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो ये चार्ज बन जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखनी है वाली चीज, ये छोटी छोटी आरडीएक्स, ये छोटी छोटी ट्रिक्स आपको ध्यान में रखनी है भाई। ठीक है। तो देखो, चार्ज को हम टाइम के साथ डिफरेंशिएट अगर कर दें तो ये करंट बन जाता है, और करंट को चार्ज अपॉन में टाइम एवरेजली भी कहा जाता है। अदरवाइज आप इसको कूलम पर सेकंड यूनिट से भी लिख सकते हो, एम्पियर इसकी वैसे यूनिट होती है। ठीक है ना। और छोटी छोटी यूनिट्स का भी आपको ध्यान रखना, जैसे मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर। मैं यहां पे लिख देता हूं, 1 मिली एम्पियर होता है 10⁻³ एम्पियर, और ऐसे ही 1 माइक्रो एम्पियर, ये सिंबल माइक्रो का है बेटा, म्यू सिंबल बोलते हैं इसको, 10⁻⁻6 एम्पियर होता है। ठीक है ना। लिखा हुआ देखो, फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज और इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द नेगेटिव चार्ज। यहां आप देख सकते हो, अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस तरफ है तो करंट का फ्लो दूसरी तरफ होगा। ऐसी डायरेक्शन हम लोग कन्वेंशनली पहले से मानते हैं करंट की। ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं और कुछ बातें और करते हैं। देखो, सबसे पहला केस यहां पर क्या है, इफ करंट इज कांस्टेंट। अगर भैया गिवन करंट आपका कांस्टेंट है, ठीक है ना, तो आप चार्ज को सिंपली निकाल सकते हो करंट इनटू टाइम करके, है ना। यही एवरेज करंट कहलाता है भाई, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। कुछ नहीं करना, डेल्टा टी को ले जाओ करंट से मल्टीप्लाई कर दो, आपको चार्ज मिल जाएगा, और कुछ नहीं किया हुआ, ये वही फॉर्मूला बनाया हुआ, कोई नया फॉर्मूला नहीं है। ठीक। पर अगर करंट टाइम से वेरी करे, करंट ऐसा हो जो टाइम वेरिंग हो, टाइम वेरिंग करंट के लिए आपको लगाना पड़ता है इंटीग्रेशन आईडीटी, तब निकलता है नेट चार्ज। यहां पे देखो केस 2 में लिखा हुआ है, इफ गिवन करंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, यानी करंट अगर टाइम के साथ चेंज कर रहा हो, कांस्टेंट नहीं हो, तब आपने चार्ज के लिए ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक बात हो गई, है ना। और अगर आपको ग्राफ दे रखा है करंट टाइम का, तो उसका एरिया निकाल लोगे, उससे भी चार्ज निकल जाएगा। लिखा हुआ इफ करंट वर्सेस टाइम इज गिवन, ऐसा कोई करंट वर्सेस टाइम ग्राफ अगर आपको दिया हुआ है तो उसका सिंपली एरिया निकाल करके, यार एरिया निकालने का मतलब इंटीग्रेशन करना ही होता है, ये कोई अलग अलग बातें नहीं दी गई, एक ही बात बताई गई है। ठीक है। तो इन सबसे आप क्या निकाल पाओगे, चार्ज निकाल पाओगे। तो ये चार्ज के कोई अलग अलग फॉर्मूले नहीं है मेरे भाई इसको चार्ज के आप अलग अलग फॉर्मूले ना समझे, बस अलग अलग केसेस बना रखे हैं हमने कि करंट कैसा हो तो फिर चार्ज कैसे निकलेगा। ठीक है। तो ये काम आती हैं चीजें, प्लीज नोट करिएगा। मैं साइड हो रहा हूं, आप आराम से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो चाहो तो, है ना, और नोट भी कर सकते हो। जो बच्चे साथ के साथ नोट करते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर का ये फायदा होता है भाई। आइए थोड़ी सी थ्योरी पर चलते हैं। देखो यार, यहां पर क्या है कि 2 स्पीड्स हैं जो कि एमसीक्यू में पूछी जा सकती हैं, चाहे वो सीयूईटी का एग्जाम ही क्यों ना हो, चाहे वो एनडीए का एग्जाम ही क्यों ना हो, चाहे वो नीट या जेई का एग्जाम ही क्यों ना हो, एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं ऐसे सवाल कि भैया देखो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कंडक्टर में होते हैं उनके 2 प्रकार के मोशन होते हैं। एक होता है रैंडम थर्मल मोशन कहते हैं जिसको, ठीक है ना, मतलब जब हमने कोई भी वोल्टेज नहीं लगा रखी होती तो चार्ज यहां वहां यहां वहां यहां वहां यहां वहां ऐसे घूम रहा होता है। तो बोले कितनी स्पीड से घूम रहा होता है, बोले इतनी स्पीड से, 10⁵ मीटर पर सेकंड के ऑर्डर से। कोई ज्यादा कम भी हो सकता है, लेकिन 10⁵ सबके साथ मिलेगा। 2 × 10⁵, 3 × 10⁵, 1 पॉइंट × 10⁵, कुछ कुछ इस तरीके से 10⁵ के ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में रहेगा स्पीड। समझ गए ना, रैंडम थर्मल मोशन की स्पीड ऐसी रहती है। और दूसरी स्पीड होती है ड्रिफ्ट मोशन। ड्रिफ्ट मोशन कब होगा, जब आप बैटरी लगा दोगे। बैटरी लगाने पर जब इलेक्ट्रॉन घिसड़ घिसड़ के चलता है, ड्रिफ्ट खा खा के चलता है,
क्योंकि उसको कई जगहों पर टकराना भी पड़ता है। तो जो उसकी एवरेज स्पीड बनती है वो होती है 10⁻⁻⁴ के हिसाब से। तो ये दोनों बेटा याद कर लेना है, ठीक है, काम ही आएगा आपके, है ना। ऐसा नहीं कि मैं आपको कुछ रट्टा दिलवा रहा हूं, रट्टा नहीं है, लेकिन आपके अल्टीमेटली ये काम ही आना है, ठीक। लिखा हुआ देखो, नेट करंट जो होता है ड्यू टू रैंडम थर्मल मोशन, रैंडम थर्मल मोशन की वजह से जो नेट करंट आएगा वो 0 आएगा भाई, कोई करंट तब आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां वहां चार्ज भाग रहा है। पर ड्रिफ्ट मोशन की वजह से तो आपको करंट मिलता ही है। वो आगे जाके हम लोग देखेंगे, रिलेशन भी निकालेंगे करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अंदर, ठीक है ना। अभी आएगा, सब कुछ आएगा, सुनते जाओ, ठीक है। तो लिखा हुआ वेयर एज नेट करंट ड्यू टू ड्रिफ्ट मोशन इज नॉन जीरो, है ना भैया। ड्रिफ्ट मोशन वाला करंट तो नॉन जीरो होता है, यानी वो करंट तो आपको मिलेगा, लेकिन रैंडम थर्मल मोशन कभी भी करंट जनरेट नहीं करवा पाता, क्योंकि कभी चार्ज यहां भी जा रहा है तो यहां भी जा रहा है, तो यहां भी जा रहा है, तो यहां भी जा रहा है, तो यहां भी, यहां भी, कोई नेट फ्लो कभी बन ही नहीं पाता। जब कोई नेट डायरेक्शन नहीं बन पाएगी, कोई सिंगल डायरेक्शन नहीं बन पाएगी, तो नेट करंट भी नहीं आ सकेगा। चलिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलैक्सेशन टाइम दोनों को समझते हैं कि क्या होता है। देखो भाई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात आती है तब जब एक इलेक्ट्रॉन को निकलने में दिक्कत आती है। ऑब्वियसली आएगी, क्योंकि आपने बैटरी तो कनेक्ट कर दी है। अब एक्सेलरेट कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, बात को समझिएगा। ये रहा आपका कंडक्टर, ठीक बेटा। जितनी डेरिवेशन अपने हाथ से हो सकेंगे मैं अपने हाथ से करूंगा, जितनी मैक्सिमम से मैक्सिमम डेरिवेशन मैं अपने हाथ से ही करता हूं। मैं भी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी अपने हाथ से डेरिवेशंस लिख करके प्रैक्टिस किया करिए, ठीक है। आइए, तो भाई देखो, ये कंडक्टर है, आपने बैटरी लगा दी है, अब इलेक्ट्रॉन चल रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का चलना जो है वो बड़ा मुश्किल होता है। ये टकराता है, टकराता है, टकराता है, टकराता है, टकराता है, लेकिन अल्टीमेटली कोशिश करता है एक तरफ को जाने की। अब देखो, चाहे कैसे भी जा रहा हो, जिगजैग जिगजैग करता हुआ, लेकिन जा इसी तरफ को रहा है। बात सही है ना। तो ये बेचारा घिसड़ घिसड़ के चल पाता है। एवरेज स्पीड इसकी जो होती है उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है। आइए एक बार निकाल के देखते हैं कैसे निकलती है। देखो यार, बहुत सिंपल है। शुरू में हम मानेंगे कि इलेक्ट्रॉन 0 पर है। जब हमने फोर्स लगानी चालू ही नहीं करी तो इलेक्ट्रॉन भी मान लेते कि चल नहीं रहा था, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 मानते हैं, तो हम लगाएंगे v इज इक्वल टू यू प्लस AT, ठीक है कि नहीं, है ना। यहां पर अपने को v निकालना है, यानी यही है ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD। u हमारा 0 होगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी हमने कुछ नहीं मानी। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे भाई? एक्सेलरेशन होती है फोर्स से। आपको पता है फोर्स लगेगी इसके ऊपर QE, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। वोल्टेज के आते ही इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। याद करो पिछला चैप्टर हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अबाउट बैटरी लगाई थी तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई थी। तो वोल्टेज आएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, सीधी बात है। दोनों एक साथ आती हैं, एक साथ जाती हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आई ही आई, ठीक है। अब वो किस पर आई है? इलेक्ट्रॉन पर आई है। तो आप इसको लिखोगे EE। चार्ज किसका है? इलेक्ट्रॉन का है। चार्ज किसका है? इलेक्ट्रॉन का है ना। और फोर्स बेटा ma के बराबर होती है, हां या ना। ये दो, ये एक, दोनों को इक्वेट कर दो। फटाफट से करते हैं इस काम को, इजी चीजें हैं, ठीक है। तो ये आ गया ma इज इक्वल टू EE, है ना। और यहां से एक्सेलरेशन निकल के आ गया EE बाय m, ठीक है। उठाओ इस एक्सेलरेशन को यहां पुट कर दो, उठाइए इस एक्सेलरेशन को यहां पुट कर दीजिए। ये आ जाएगा E कैपिटल E बाय m, और इनटू जो t है बेटा वो एवरेज टाइम होता है, रिलैक्सेशन टाइम। इसको भी समझो ये क्या होता है। रिलैक्सेशन टाइम को बेटा टाउ से डिनोट करते हैं, टॉर्क नहीं है ये इसको टॉर्क मत समझना। ये रिलैक्सेशन एवरेज टाइम है जब इलेक्ट्रॉन चल पाए बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। मैं यहां पे लिख देता हूं, एवरेज टाइम व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। मतलब एक बार टकराया, सुनना जरा, ये इलेक्ट्रॉन है, एक बार टकराया किसी दूसरे एटम से, ठीक है। तो कुछ T1 टाइम चल पाया बेचारा। फिर यहां से टकरा के यहां पे किसी से टकराया तो बेचारा T2 टाइम चल पाया। फिर यहां से टकरा के यहां किसी से टकराया तो T3 टाइम चल पाया। ऐसे करते करते जो एवरेज टाइम इसका बनेगा इट इज कॉल्ड टाउ। समझ गए ना। तो जो एवरेज टाइम बनेगा सारे टाइमों का मिला करके, उसी को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो यहां पर आप क्या पुट करोगे? टी की जगह क्या पुट करोगे? रिलैक्सेशन टाइम पुट करेंगे। क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है बेटा, उसका मैग्नीट्यूड जो होगा, वो E कैपिटल E बाय m इंटू टाउ
आएगा, इसको मैं कर देता हूं डब्बा बंद, ठीक है। और वैसे अगर आप इसको बिना मैग्नीट्यूड के लिखो, वेक्टोरियल लिखो, तो यहां पे एक माइनस का साइन और लगाना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, तो ये बताएगा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जिस दिशा में है उसकी उल्टी दिशा में फोर्स लग रही है ना भाई। यहीं पर आप माइनस पुट कर दोगे ना, तो यहां से माइनस चलता हुआ फिर यहां भी रहेगा, यहां भी रहेगा, और फिर यहां भी आ जाएगा, तो अल्टीमेटली इधर भी माइनस का साइन ही आएगा जब भी आप इसको लिखोगे, तो है ना वेक्टोरियली। तो वेक्टोरियली लिखना हो अगर आपको, यानी वीडी वेक्टर ऐसे लिखना हो, तो माइनस ई बाय एम टाउ, और इसके ऊपर भी वेक्टर ही लगाना, ठीक है। तो इस तरीके से लिखा जाएगा। होपफुली आप छोटी सी डेरिवेशन समझ पाओगे। अगर समझ पाए हो, ठीक है ना, तो कमेंट सेक्शन के अंदर RDX OP लिख जाना भाई, ठीक है ना, RDX OP, ठीक है। तो मैं समझ जाऊंगा कि वो बच्चे हैं जिनको डेरिवेशन चमक रही है, ठीक है। एक बार RDX OP लिख जाएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर जिनको डेरिवेशन चमक गई, ठीक है। तो आसान डेरिवेशन थी, कुछ ऐसा मुश्किल डेरिवेशन थी भी नहीं। आइए एक और इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करते हैं, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिश्ता। भाई करंट का डिनोशन होता है I से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का होता है VD से। इनके बीच का रिश्ता कैसे बनेगा, आओ समझाता हूं। सबसे पहले एक वायर का क्रॉस सेक्शन इमेजिन करेंगे, एक टुकड़ा इमेजिन करेंगे, ठीक है। और हम ये मानेंगे कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है वो अल्टीमेटली चल तो VD से रहा है। किससे चल रहा है भाई? VD से। ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चलता है इलेक्ट्रॉन, सही बात है, ठीक। अच्छा वो कितना चल रहा है, वो कितना चल रहा है? तो सपोज करो कि वो x चल जा रहा है। कितना चल जा रहा है वो? यहां से यहां x चल जा रहा है, ठीक है। और इसका एरिया a है, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या ले लो? a ले लो, ठीक है। नाउ स्मॉल n विल बी नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। कैपिटल N क्या है? कैपिटल N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन है वो कैपिटल N। और V क्या है? V है वॉल्यूम, इस पूरे कंडक्टर की वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। अच्छा अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ, ये जो डिस्टेंस होता है वो स्पीड इनटू टाइम होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। एक काम करते हैं, सबसे पहले हम स्मॉल n के लिए फॉर्मूला लिख लेते हैं। देखो स्मॉल n क्या है? नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय वॉल्यूम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कैपिटल N डिवाइड बाय वॉल्यूम। अच्छा वॉल्यूम कैसे लिखें? मुद्दे की बात यह है कि वॉल्यूम कैसे लिखें? वॉल्यूम कैसे लिखी जाएगी? सर वॉल्यूम लिखी जाएगी A इंटू एक्स। क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। A है एरिया, है ना, और ये लेंथ कितनी है? x लेंथ है, तो एरिया इंटू एक्स लिख लेते हैं इसको, ठीक है। तो कैपिटल N को क्या लिख लिया? एरिया इंटू एक्स, ठीक है। क्या मैं इस x को लिख सकता हूं? क्योंकि ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, तो इसको स्पीड इंटू टाइम लिख सकता हूं क्या? यस बिल्कुल लिख सकते हैं। स्पीड कितनी है? VD, और यहां से यहां जाने में कुछ टाइम t लगेगा, तो वो t टाइम मान लेते हैं हम, कुछ भी, ठीक है ना। तो n डिवाइड बाय क्या लिखूंगा? a, और x की जगह लिखूंगा VD इंटू में t, ठीक है। सो दिस इज स्मॉल n, ये क्या है? स्मॉल n है, बढ़िया। अच्छा एक बात बताओ, क्या करंट को हम चार्ज अपॉन में टाइम लिख सकते हैं क्या? हाँ या ना? हाँ या ना? क्या करंट को हम चार्ज अपॉन में टाइम लिख सकते हैं? मैं यहां लिख लेता हूं एक बार, क्या करंट को हम चार्ज डिवाइड बाय टाइम लिख सकते हैं क्या? यस लिख सकते हैं। अच्छा जो Q होता है विच इज नेट चार्ज पर यूनिट टाइम, क्या नेट चार्ज को लिख सकता हूं? एनी, है ना, Q इज इक्वल टू एनी, एक फॉर्मूला आपने देखा होगा चैप्टर 1 के अंदर, देखा है ना, देखा है ना। कैपिटल N का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो Q की जगह मैंने एनी लिख दिया, सही है। यहां से N निकाल लो, यहां से N निकाल लेता हूं, सबको इधर ले जाता हूं मल्टीप्लाई में, ये हो जाएगा NaVdT, है ना। ये सब चलेगा इससे मल्टीप्लाई होने के लिए। कैपिटल N को उठाओ यहां रख दो, तो I इज इक्वल टू क्या है? एनी बाय टी, क्यू की जगह पर एनी लिख दिया, एनी बाय टी आ गया, और एन को उठा के इस सब से रिप्लेस कर दो, ये सब उठा के यहां रख दो, ये आ जाएगा एन ए वी डी टी ई अपॉन में टी, टी से टी कट गया बेटा, तो ये आ गया एन ई ए वी डी। देखो भाई हर टीचर की इस डेरिवेशन को करने का थोड़ा थोड़ा तरीका अलग भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमने जो लॉजिक लगाया, जो तरीका लगाया वो सही लगाया। मैथमेटिक्स आगे पीछे हो सकती है सब टीचर्स की, ठीक है ना, तो आप तरीका कोई भी फॉलो करो,
तरीका ऐसा ही चलता है, इसी तरीके का फ्लो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है चीजों का, लेकिन चीजें ऐसी ही चलने वाली है। अगर आप ये भी करके आओगे तो कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। चाहो तो अपनी स्कूल वाली मैडम को दिखा लेना कि हमने ये किया है, ठीक है ना। बाकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये डेरिवेशन एकदम करेक्ट चलती है। और अगर आपको ये समझ में भी आ गई हो तो एक बार जरूर RDX OP लिख दीजिएगा भाई, ठीक है, ठीक है। बहुत ईजी है, देखो मैं फिर से एक बार समझाता हूं। देखो भाई, ये पूरा जो वॉल्यूम हमने कंडक्टर का लिया है उसमें इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो नंबर डेंसिटी कैसे लिख सकते हैं हम? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम को लिखते हैं एरिया इंटू लेंथ, तो एरिया ए है, लेंथ क्या है? एक्स है, तो एरिया इंटू एक्स आ गया, बढ़िया। अब एक्स को, एक्स क्योंकि डिस्टेंस है उसको स्पीड इंटू टाइम लिख सकते हैं, बिल्कुल, तो VD इंटू टी लिख लिया। यहां से हमने कैपिटल N निकाल लिया और I इज इक्वल टू Q बाई टी का जो करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन में टाइम, चार्ज को NE लिख सकते हैं हम क्वांटाइजेशन के फॉर्मूले से, ठीक है। तो वहां पे N पुट कर दिया, T से T कट हो गया, फाइनल आंसर निकल करके आ गया, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला करंट का, NEAVD, NEAVD, ठीक है ना। इसमें छोटा n बेटा नंबर डेंसिटी है, E जो है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, A जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और VD जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, I जो है वो करंट है, ठीक है। ये 5 चीजों से मिला करके फॉर्मूला बना हुआ है, तो इसलिए इसको आपने सॉल्व कर जाना है भाई, ठीक है। काम की चीजें सारी की सारी। आइए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक करंट डेंसिटी। देखो करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसको J वेक्टर लिखते हैं भाई, J वेक्टर। क्या होता है करंट डेंसिटी, इसको समझो। कह रहा है करंट पर यूनिट एरिया, किसी भी यूनिट एरिया में से, इसको फील ऐसे करो, किसी भी यूनिट एरिया में से कितना करंट पास हो रहा है, चार्ज नहीं, करंट कितना पास हो रहा है, 3 एंपियर हो रहा है कि 4 एंपियर हो रहा है कि 10 एंपियर, कितना करंट पास हो रहा है किसी पर यूनिट एरिया में से, उसी को बोलते हैं करंट डेंसिटी। लिखा हुआ टेकन नॉर्मल टू द करंट, ठीक है ना, यह बात जरूरी है। आगे लिखा हुआ I बाय ए इज कॉल्ड करंट डेंसिटी एंड इज डिनोटेड बाय J। देखो फॉर्मूला क्या है यहां पर, I बाय ए, क्योंकि करंट डिवाइड बाय एरिया, करंट पर यूनिट एरिया है ना भाई, बात को समझो, करंट पर यूनिट एरिया है ना, तो I डिवाइड बाय ए। अब एक बात आपको बताता हूं, यहां से आप करंट का एक फॉर्मूला और देखो, करंट इज इक्वल टू जे ए चला गया J के साथ, है ना। असल में पता है क्या है, ये J वेक्टर डॉट A वेक्टर है, A वेक्टर याद है आपको, एरिया वेक्टर, हाँ, JA cos थीटा, वैसा ही है ये। तो करंट जो है ना वो ऐसे भी लिखा जाता है, J वेक्टर डॉट A वेक्टर। पहले नीट और जेई के अंदर इस पर सवाल अच्छे खासे पूछे जाते थे, स्कूल लेवल पर इस पर सवाल कोई खास कभी पूछे गए नहीं है, तो इसलिए इसको ज्यादा डिटेल में बताते नहीं है, पर जानना जरूरी है आपके लिए, तो जान जरूर लीजिएगा इस चीज को, ठीक है ना। अच्छा, डिनोट कर दिया J से। ऐसा यूनिट क्या है करंट डेंसिटी की, एंपियर पर मीटर स्क्वायर। देखो ना भाई, करंट हो गया एंपियर में और एरिया हो गया मीटर स्क्वायर में, है ना। तो एंपियर पर मीटर स्क्वायर इसकी क्या आ जाएगी, यूनिट आ जाएगी, ठीक है। लिखा करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, J इज डायरेक्टेड अलोंग E। J और E एक ही तरफ को डायरेक्टेड होते हैं, ठीक है ना। मतलब जिस तरफ को इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसी तरफ को J रहेगा, करंट डेंसिटी का वेक्टर भी उसी तरफ रहेगा, सही। अच्छा, आगे लिखा हुआ कि भाई आप I को NEAVD पुट कर सकते हो, यहां पे करो, तो A से A कट जाएगा। देखो क्या हुआ है, J इज इक्वल टू I क्या होता है, I होता है सर NEAVD, और नीचे भी A है, तो A से A क्या हो गया बेटा, कट गया, तो ये निकल करके आ गया J इज इक्वल टू NEVD, J इज इक्वल टू NEVD, J इज इक्वल टू NEVD। ये भी एक छोटा सा फॉर्मूला है किसका, करंट डेंसिटी का। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप हर एक फॉर्मूले का रट्टा लगाओ, आप हर एक फॉर्मूले को रटो, मैं ये नहीं चाहूंगा, आप बेसिक समझो बस। करंट डेंसिटी का मतलब करंट अपॉन में एरिया। अब करंट NEAVD भी लिखा जा सकता है, तो वहां से ये आ सकता है। मैं नहीं कह रहा कि हर एक पर आप जोर दो रटने का, हर एक पर आप जोर दो, नहीं 10-10 बार इस फॉर्मूले को लिख के देखूंगा, 10-10 बार इस फॉर्मूले को लिख के देखूंगी तब याद होगा, नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, इस केस में तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला अगर आपको आता है, ये आप आराम से कभी भी निकाल सकते हो बिना किसी टेंशन के, ठीक है। आइए एक छोटे टॉपिक पर चलते हैं, टॉपिक का नाम है मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब होता है बेटा पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी जनरेट करवाई जा सकती है। मतलब मान लो कि ये कोई कंडक्टर है अगेन, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप इस पे बैटरी लगाओगे, आप इस पे वोल्टेज लगाओगे। वोल्टेज लगाने का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना भैया, बात को समझो। वोल्टेज लगाने का मतलब ही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना। तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लगाई है तो कितना चार्ज आप ड्रिफ्ट करवा पा रहे हो। अब ये किस पे डिपेंड करेगा, ये दूसरे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा कि कितना चार्ज यहां पे ड्रिफ्ट कर पा रहा है, कितना चार्ज यहां पे चल पा रहा है। ये डिपेंड करेगा इस बात पे कि आपने मटेरियल कौन सा लिया है भाई, ये मटेरियल कैसा है,
उस पर डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रॉन कितनी फुर्ती से चल पा रहा है। इलेक्ट्रॉन की फुर्ती क्या है, दैट इज कॉल्ड मोबिलिटी। समझ गए ना, चुस्त कितना इलेक्ट्रॉन यहां पे चलने में। लिखा है द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोबिलिटी मींस हाउ मोबाइल, कितना चल पा रहा है चार्ज कैरियर, यानी कि करंट कैरी कौन कर रहा है, चार्ज कैरी कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं, उन्हीं की बात हो रही है फॉर द करंट फ्लो। इफ मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर इज मोर देन वी कैन से करंट फ्लो विल बी मोर। अगर मोबिलिटी ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली करंट भी क्या होगा, ज्यादा ही होगा। किन चीजों पर डिपेंड करता है एक बार देख लो। कह रहा मेटल्स में मोबाइल चार्ज कैरियर्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आयनाइज्ड गैस जो होती है वो कहां होती है, ट्यूबलाइट में। ट्यूबलाइट घर में लगी हुई ना भाई, व्हाइट व्हाइट कलर वाली ट्यूबलाइट, उसके अंदर आयनाइज्ड गैस होती है। तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज्ड आयंस होते हैं चार्ज कैरियर्स, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, पॉजिटिव चार्ज्ड आयंस भी होते हैं। किसी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, कैट आयन, एन आयन होते हैं, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट होता है तो, ठीक है ना। सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं, जब सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे तब बताऊंगा इसको। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज कैरियर्स, होल्स पॉजिटिवली चार्ज कैरियर्स होते हैं। ये सेमीकंडक्टर की कहानी है, ठीक है ना। वी विल सी मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेमीकंडक्टर इज मोर देन द, ये आगे की बातें हैं। आइए मोबिलिटी की एक बार डेफिनेशन तो हमने समझ ही ली है कि भाई इज डिफाइंड एज मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप जनरेट करवा पा रहे हो, ठीक है ना। फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ई टाउ बाय एम। ई से ई कट गया बेटा, जब यहां रखा तो ई से ई कट गया, ई टाउ बाय एम आ गया, ई टाउ बाय एम आ गया, ठीक है। ये मोबिलिटी का फॉर्मूला है, छोटा सा, समझ गए ना। वीडी उठा के यहां रखा, आप करके देखो इसको। वीडी का फॉर्मूला क्या था, ई कैपिटल ई टाउ बाय एम, उठा के यहां रख दिया, ई से ई कट गया, ई टाउ बाय एम आ गया, बस ई से ई कट चुका, कैपिटल ई से कैपिटल ई कट गया, ठीक है ना। यूनिट आप निकाल सकते हो, बहुत इजी है ना, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड। देयरफॉर प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ मोबिलिटी इज सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि बहुत ही कम चलता है इलेक्ट्रॉन इसीलिए, ठीक है ना। लिखा मोबिलिटी ऑफ एनी चार्ज कैरियर वेदर इट इज इलेक्ट्रॉन, आयन और होल इज ऑलवेज पॉजिटिव। देखो मोबिलिटी हमेशा पॉजिटिव ही होती है, इसके नेगेटिव होने का सवाल ही नहीं है। क्यों ही नेगेटिव होगी, मोबिलिटी का मतलब है चाल कितनी अच्छी है इलेक्ट्रॉन की, तो वो नेगेटिव कैसे हो सकते किसी की चाल ठीक है ना, पॉजिटिव चाल ही होगी, चलेगा तो आगे ही ना, चाहे इधर जाए चाहे इधर जाए, चाहे इधर जाए चाहे इधर जाए, चलेगा तो आगे ही। तो मोबिलिटी नेगेटिव नहीं होती है, पॉजिटिव ही होती है सभी की, ठीक है। तो छोटा सा फॉर्मूला था, इसको आप पकड़ पाओगे होपफुली। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं ओम्स लॉ पर। देखो भाई, ओम साहब ने कहा था कि हम जितना भी ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे उसी के प्रोपोर्शनल करंट निकलेगा। मतलब कि किसी भी रेजिस्टेंस में, ऐसा भी समझ सकते हो आप इसको, किसी भी रेजिस्टेंस में जितना ज्यादा करंट घुसेगा, जितना ज्यादा करंट घुसेगा उतना ही उसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस एस्टेब्लिश होगा, उतना ही उसके ऊपर क्या एस्टेब्लिश होगा, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी, या सिर्फ वी भी लिख सकते हो, वोल्टेज है तो, वोल्टेज अगर आपने ली है तो सीधा वी भी लिख सकते हो। तो ये वी प्रोपोर्शनल आई होता है, ठीक है ना। तो ये V किसके बराबर है, आई आर के, V बराबर आई आर, बस इसी को बोलते हैं ओम्स लॉ। बहुत इजी, बहुत इजी, ठीक है। ग्राफ इन दोनों का कैसा आएगा, एकदम सीधा आएगा ऐसा, ये V है ये I है, या I V भी हो क्या फर्क पड़ता है ना। ग्राफ इसका कैसा रहेगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन ही रहेगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि दोनों प्रोपोर्शनल है ना एक दूसरे के, ठीक है। पर एक कंडीशन भी है, क्या कंडीशन है सर, कंडीशन ये है कि टेम्परेचर शुड रिमेन कांस्टेंट। यहां पे लिखा हुआ देखो, करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड प्रोवाइडेड द टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशंस, जैसे कि प्रेशर वगैरह जो होती है वो सब क्या रहे, अनचेंज रहे, हिलना नहीं चाहिए, टेम्परेचर सेम रहना चाहिए, समझ गए ना। लेकिन ऐसा जनरली होता नहीं है कि टेम्परेचर सेम रहे, तो प्रैक्टिकल सेंस में जाओगे अगर बहुत हाई टेम्परेचर्स पर चला जाए अगर, तो फिर ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन हल्का फुल्का टेम्परेचर रहे तो ये चीजें पॉसिबल हैं, ठीक है जी। अब हम लोग इसका प्रूफ भी देखेंगे कि ओम्स लॉ किस तरीके से प्रूफ किया जाता है, ठीक है ना। आओ देखो भाई, एक इंपॉर्टेंट सा प्रूफ है यार, तो इसलिए स्टार जरूर लगा देता हूं मैं। आपको पता है आई होता है NEA VD, ठीक है। आप VD की जगह पर क्या लिख सकते हो, EE/m टाउ, जैसा कि आपने देखा ही है पहले भी। तो NEA VD की जगह पर E कैपिटल E/m इंटू में टाउ लिख सकते हो, ठीक है। आप इस E को बाहर ले लो, सबको इकट्ठा ले लो, बाकी कौन कौन इकट्ठा हो गया, छोटा n तो है ही है, छोटा ही मिलके छोटा ही स्क्वायर बन गया, A फॉर एरिया, ठीक है,
एरिया को भी भारी ले लेते हैं और टाओ को ले लेता हूं साथ में और एम को ले लेता हूं नीचे, ठीक है। फिर यहां पे ए और फिर ई, कुछ भी चेंज नहीं किया, देखो बस मैंने ए और ई इधर ले लिया, बाकी सबको इधर ले लिया, ठीक है। अब मैं ई को, इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकता हूं वोल्टेज डिवाइड बाय लेंथ। याद करो, याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो डीवी बाय डीएक्स होती है, हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था डीवी बाय डीएक्स। तो ई की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, वी बाय एल। एक काम करते हैं, यहां पे वी बाय एल पुट कर ही देते हैं, एनी स्क्वायर टाउ बाय एम। ए तो है, ई की जगह पर क्या लिख लिया, वी बाय एल लिख लिया, ठीक। तो ये किसके बराबर है भैया, ये करंट के बराबर है, चलेगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, देखो यहां पर ये जो चीज लिखी है ना, इसको मैं रिप्लेस करने वाला हूं किससे। देखो आप सभी जानते हो कि V इज इक्वल टू आई आर होता है, ओम्स लॉ होता है ना, V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर। तो देख यहां पर V भी है, यहां पे I भी है, तो जो बाकी बच गया वो कौन है, वो R है। यहां V है, I है, जो बच गया वो कौन है, R है। अब वो कैसे लिखा जाएगा, सुनो, अब V को यहां छोड़ो, I को भी यहां रखो, ठीक है, और इस L को ले जाओ I के साथ, A को ले जाओ नीचे, तो L बाय A, ठीक है। और ऐसे ही M भी चला, यानी कि इसको रेसिप्रोकल करके लिख दो, यानी ऐसे लिख दो M डिवाइड बाय एनी स्क्वायर टाउ। ये कंप्लीट जो बना बेटा ये R है, V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू I, और ये जो पूरा है ये क्या है, R है। यहां से लेके यहां तक पूरा क्या है, R है। यानी अल्टीमेटली V इज इक्वल टू I, जो बाकी सब कुछ था, विच इज M एनी स्क्वायर टाउ L बाय A, ये पूरा ये पूरा ये पूरा R है, देख रहे हो। तो हम R को लिख सकते हैं क्योंकि रो L बाय A, यस और नो, R को क्या लिखा जा सकता है, रो L बाय A। तो क्या रो यही नहीं है, क्या ये खुद रो नहीं है क्या, भाई देखो ना, L भी है A भी है, कंपेयर करना सीखो, कंपेयर करना सीखो भाई। R क्या है, ये और L बाय A, तो इस रो को हम लिख सकते हैं क्या, M एनी स्क्वायर टाउ। समझ गए, समझ गए कहानी, है ना। और R अपने आप में क्या है, इसको R लिख लेता हूं मैं, क्या, M एनी स्क्वायर टाउ L बाय A, ये R है। क्या समझे आप बात को, क्या बात को समझे, ठीक है। और ऐसे ही फिर रो का भी एक फॉर्मूला आगे से टेम्परेचर डिपेंडेंस वाला बनता है। यहां पर तो आप देख सकते हो कि रेजिस्टेंस तीन बातों पर डिपेंड कर रही है, रेजिस्टेंस डिपेंड कर रही है रो पर, और रो डिपेंड करता है इन सब लोगों पर, लेंथ पे भी डिपेंडेंसी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर भी डिपेंडेंसी है, साथ ही साथ डिपेंडेंसी होती है टेम्परेचर पर। तो टेम्परेचर की जो डिपेंडेंसी है वो ऐसे लिखी जाती है, R बराबर R नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ऐसे ही रो की भी होती है, रो बराबर रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, और ये जो अल्फा है इसको बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। टेम्परेचर को, इसके बारे में और बातें करेंगे, टेंशन ना लो, अभी तो सिर्फ आपको फॉर्मूले दिखा रहा हूं मैं एक जगह पर रख करके सारे, ठीक है ना, इसके बारे में और बातें होंगी, डोंट वरी, ठीक है। अच्छा, तो मैं आपसे ये कह रहा था कि जो रो है, जो रेजिस्टिविटी है, इस रो को बोलते हैं रेजिस्टिविटी, ये डिपेंड कर रही है किस पर, M N E स्क्वायर टाउ। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि मास चेंज नहीं हो सकता, इलेक्ट्रॉन का जो रहेगा वो रहेगा, चार्ज चेंज नहीं हो सकता, जो रहेगा वो रहेगा, N मटेरियल टू मटेरियल वेरी करेगा, हाँ या ना, मटेरियल टू मटेरियल N, छोटा n, क्योंकि छोटा n क्या होता है, नंबर डेंसिटी, ये वेरी करेगी, अलग अलग मटेरियल में अलग अलग नंबर डेंसिटी होगी इलेक्ट्रॉन्स की। फिर आता है ये टाउ, ये टाउ कौन है, रिलैक्सेशन टाइम, ये टेम्परेचर के साथ चेंज करता है। तो अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये टाउ जो है ना ये कम हो जाएगा, भाई रिलैक्स करने का जो टाइम है, सोचो टेम्परेचर बढ़ा तो उससे क्या हुआ, सर टेम्परेचर बढ़ा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। ये कंडक्टर्स की बात हो रही है बेटा सिर्फ, और किसी की नहीं, और किसी की नहीं, सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर्स की चर्चा कर रहा हूं मैं अभी, ठीक है। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो अल्टीमेटली काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे 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 रैंडम थर्मल मोशन और बढ़ जाएगा उनका, और अगर और बढ़ जाएगा काइनेटिक एनर्जी तो रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा, और रिलैक्सेशन टाइम अगर घट गया तो रो बढ़ जाएगा, और रो बढ़ जाएगा तो आर भी बढ़ जाएगा भैया, समझो,
समझ गए ना? तो ये जो रो है ना, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है अच्छे खासे तरीके से, ठीक है? तो इसके ये फॉर्मूले निकल करके आते हैं। डेरिवेशंस आपके सिलेबस में इसकी बिल्कुल भी नहीं है, जिसकी डेरिवेशन थी वो मैंने करवा दी। मैं साइड हो रहा हूं, आराम से एक बार फील ले लो डेरिवेशन की। ठीक, आगे बढ़ चलूं। लो भाई देख लो, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस आ ही गया है ना। कह रहा है इन कंडक्टर्स देयर आर ऑलरेडी लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आपको पता है कि बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन पहले ही होते हैं कंडक्टर के पास, ठीक है ना। कह रहा है सो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के बढ़ने से कह रहा है इतना ज्यादा नॉट सो डोमिनेंट एज इफेक्ट, हेंस रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर्स इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये देखो, यही वाला फॉर्मूला जो मैंने लिखा था, आर का भी यही है, ठीक है ना। तो यही वाले सेम फॉर्मूले हैं, कोई डेरिवेशन आपको इनकी करनी नहीं है, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स में कहानी अलग है। सेमीकंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाना अच्छी बात है। उससे क्या होगा सर? क्योंकि सेमीकंडक्टर के पास पहले ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम है, पहले ही फ्री चार्ज कैरियर्स कम है, टेम्परेचर बढ़ाने से वो बढ़ जाते हैं। देखो लिखा हुआ है रूम टेम्परेचर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेमीकंडक्टर आर वेरी लेस। देख रहे हो, रूम टेम्परेचर पर कम होते हैं। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इफेक्ट इज वेरी डोमिनेंट। टेम्परेचर के बढ़ाने से अच्छी खासी कंडक्टिविटी क्या होती है? बढ़ जाती है। Hence, resistivity resistance of semiconductors decrease with increase in temperature, or we can say that temperature coefficient of resistivity for semiconductors is negative. जो अल्फा है ना, वो इसके लिए नेगेटिव रहेगा, इनके लिए पॉजिटिव होता है, कंडक्टर्स के लिए पॉजिटिव होता है। यहां पे लिखा भी होगा शायद, कोई नहीं लिखा तो मैं लिख देता हूं। अल्फा जो है वो इसके लिए क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा, ठीक है जी। तो ये कहानी है। ऐसे ही एक होते हैं सुपर कंडक्टर्स, ये भी सुनते चलो। थ्योरी है तो भाई थ्योरी मैंने बोला आपको पूरी कवर करूंगा, मैं तो कवर कर रहा हूं, ठीक है ना। देयर आर सर्टेन मटेरियल्स, कुछ ऐसे मटेरियल भी होते हैं भैया, इंक्लूडिंग सेवरल मेटालिक अलॉयज ऑक्साइड्स फॉर विच टेम्परेचर डिक्रीजेस। जैसे टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, रेजिस्टिविटी पहले डिक्रीज करेगी, ठीक है ना। बट देन एट अ सर्टेन क्रिटिकल टेम्परेचर फेज ट्रांजिशन अकर होगा और रेजिस्टिविटी सडनली ड्रॉप्स टू जीरो। अचानक से वो क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। आप इसको पढ़ सकते हो, ग्राफ को देखो। ये ग्राफ कैसा है? कह रहा भाई टेम्परेचर को अगर कम किया, उल्टा पढ़ना ग्राफ, आगे मत पढ़ना, पीछे पढ़ो, पीछे पढ़ना। टेम्परेचर कम कर रहे हैं ना, धीरे धीरे टेम्परेचर हम कम कर रहे हैं, तो क्या होता है? रेजिस्टिविटी गिरती है, पहले गिर रही है, गिर रही है, गिर रही है, गिर रही है। आप टेम्परेचर कम करो, इधर को चलो, है ना, तो रेजिस्टिविटी भी ऊपर से नीचे आ रही है, और नीचे आई, और नीचे आई, और नीचे आई, और एक ऐसा टेम्परेचर आएगा कि एकदम सडन ड्रॉप आ जाएगा, एकदम तगड़ा ड्रॉप आ जाएगा रेजिस्टिविटी के अंदर। तो रेजिस्टिविटी एकदम से चेंज करती है। कुछ ऐसे भी मटेरियल्स होते हैं भैया, ठीक है, समझ के चलिएगा इस चीज को, ठीक है। आगे बढ़ चले, चलो कंटिन्यू करते हैं। चलिए, एक टर्म आती है बेटा जिसको ईएमएफ बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसका पूरा नाम है। वैसे कोई फोर्स नहीं होती है ये, वैसे कोई फोर्स नहीं होती, इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं ई से, है ना, कर्सिव ई है ये, इसको कोई सिंबल बोलते हैं, पता नहीं कौन सिंबल है, ठीक है ना। ऐसे ना छे जैसा बनता है, मतलब समझ गए ना, इस ऐसा हिंदी वाला छे, ठीक है। तो ईएमएफ बोलते हैं वैसे इसको, वैसे कोई फोर्स नहीं होती है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नॉट अ फोर्स, इट इज एक्चुअली वोल्टेज। ये एक तरीके की वोल्टेज है। कैसी वोल्टेज है? इसको बोलते हैं नेकेड वोल्टेज। नेकेड वोल्टेज का मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू किसी भी बैटरी की होगी पोटेंशियल डिफरेंस देने की, वो ईएमएफ है। क्या मतलब बना सर इस बात का? बेटा ऐसा होता है कि कोई भी सेल, कोई भी बैटरी जो होती है ना, उसके पास एक ईएमएफ होती है, और वो उसका मैक्सिमम कैपेसिटी है अपना वोल्टेज देने की, पर वो कभी दे नहीं पाती उसको। सर क्यों? कभी ईएमएफ क्यों नहीं दे पाती वो? बेटा ईएमएफ वो इसलिए नहीं दे पाती क्योंकि उसके इंटरनल रेजिस्टेंस भी होती है, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट है, उसके अंदर कैथोड एनोड है कि नहीं? भाई कोई भी बैटरी अगर होती है तो उसमें कैथोड एनोड इलेक्ट्रोलाइट होते हैं कि नहीं होते? तो उस कारण से रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ अंदर भी रहती है, तो उसको अपना पोटेंशियल का कुछ हिस्सा उस पर भी डालना पड़ता है। रेजिस्टेंस आएगी तो देखो पोटेंशियल ड्रॉप उसके ऊपर हो जाएगा, तो इसलिए पोटेंशियल कुछ घट के मिलता है बाहर, बैटरी के बाहर हमेशा कुछ घट के मिलेगा, ठीक है ना। तो अगर वो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी दे पाती, वैसे ये इम्पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है ये। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ पूरी दे पाना, पूरी वोल्टेज दे पाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन सपोज करो अगर दे पाती, तो इसका मतलब ये होता कि उसके अंदर कोई इंटरनल रेजिस्टेंस ही नहीं है। आप मुझे बताओ, क्या बिना किसी इंटरनल रेजिस्टेंस के कोई इलेक्ट्रोलाइट बन सकता है कभी? क्या रेजिस्टेंस किस वजह से होती है बेटा? इलेक्ट्रॉन्स के टकराने की वजह से। तो क्या इलेक्ट्रॉन का टकराना आप रोक सकते हो? चार्जेस का टकराना आप रोक सकते हो? क्या इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आयंस आपस में नहीं टकराएंगे, ऐसी गारंटी आप ले सकते हो क्या? नहीं ले सकते भैया।
तो इसका मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस तो आनी ही आनी है, वो इनएविटेबल है, उससे बचा नहीं जा सकता, उसने आना ही आना है। तो कभी भी ईएमएफ पूरी नहीं मिल सकती है, कभी भी सेल अपनी पूरी ईएमएफ दे नहीं पाएगा। आओ एक बार फिर भी पढ़ लेते हैं जो थ्योरी है इसकी। लिखा है व्हेन अ सेल इज कनेक्टेड टू अ रेजिस्टर, जब एक सेल कनेक्ट होता है रेजिस्टर से तो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है उसके एंड्स पर। ये बातें पुरानी है, आपको पता है। कह रहा करंट या जो पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है हायर से लोअर अक्रॉस द रेजिस्टेंस बाय इटसेल्फ, बट इनसाइड द बैटरी वर्क हैज टू बी डन टू ब्रिंग द पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। भाई देखो, बाहर में तो चार्ज प्लस से माइनस चला जाएगा, पर बैटरी के अंदर भी तो जाना है ना चार्ज को, सर्किट तो कंप्लीट होगा ना, तो अंदर भी चार्ज जाएगा, वो करना बड़ा मुश्किल होता है। कह रहे उसमें लगता है जोर, उसमें लगता है वर्क डन, और वो वर्क डन कौन करती है? वो ईएमएफ करती है, उसी का नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखो लिखा हुआ है, यहां देखो लिखा है बट इनसाइड द बैटरी वर्क हैज टू बी डन, वर्क करना पड़ता है टू ब्रिंग द पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, ताकि वो फिर से घूमना शुरू कर दे, है ना। कह रहा द इन्फ्लुएंस दैट मेक्स द करंट फ्लो फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल इनसाइड द बैटरी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको ईएमएफ कहते हैं, एब्रिवेटेड प्यार से वहां लिखा हुआ ईएमएफ, ठीक है। तो आगे लिखा हुआ है, कह रहे इफ डब्ल्यू वर्क इज डन बाय द बैटरी in taking a charge from negative terminal to positive terminal, then work done by the battery per unit charge is called EMF। और EMF को कैसे लिखा जाता है? वर्क डन बाय चार्ज। वोल्टेज भी ऐसी लिखी जाती थी, वोल्टेज भी वर्क डन बाय चार्ज नहीं थी क्या? थी ना। अबे वोल्टेज भी तो यही फॉर्मूला था तो ईएमएफ का भी यही फॉर्मूला है भाई, ये वोल्टेज ही एक तरीके की, ठीक है ना, बस इसको नाम नया दे दिया गया, नए कॉन्सेप्ट के साथ लेके आए तो नया नाम दे दिया गया, ठीक। आइए फिर चलते हैं आगे, हम रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, फिर सेल्स को भी करेंगे बाद में, पहले रेजिस्टर्स को करते हैं, फिर केसीएल केवीएल समझते हैं, जो कि आपका मेन मुद्दे का पार्ट है इस चैप्टर के, जिसमें बच्चों को काफी कठिनाई होती है, काफी दिक्कत होती है। आओ एक बार शुरू करते हैं उस चीज को। देखो सबसे पहले सीरीज पर आ जाओ। देखो कोई भी सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब होता है हेड टू हेड ज्वाइन करना, एक ही वायर में जुड़े होना। जैसे ये देखो, ये चारों एक ही वायर में जुड़े हुए, तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? बोलेंगे सीरीज में है। R1 R2 R3 R4। R सीरीज क्या आएगा बेटा? R1 प्लस R2 प्लस R3, R4 हटा देता हूं, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। सीरीज की एक खास बात है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताई थी जब हम कैपेसिटेंस पढ़ रहे थे, कि भाई सीरीज इज अ पोटेंशियल डिवाइडर। दोहराओ मेरे पीछे, दोहराओ, सीरीज इज अ पोटेंशियल डिवाइडर। एक बार फिर बोलो, सीरीज इज अ पोटेंशियल डिवाइडर। सीरीज में पोटेंशियल क्या करता है? डिवाइड करता है। तो सीरीज में पोटेंशियल डिवाइड करता है का मतलब ये कि आपने बैटरी मान लो यहां पर V कनेक्ट करी है, तो यहां पे V1 गिरेगा, यहां पर V2 गिरेगा, यहां पर V3 गिरेगा, समझे ना। तो ये जो फॉर्मूला हमने निकाला ना, ये कैसे आया है? ये ऐसे ही आया। इसकी प्रूफ देखो जरा, इसकी प्रूफ देखो फटाफट। देखो टोटल वोल्टेज क्या है? टोटल वोल्टेज है सर जो तीनों पर अलग अलग गिरी है, V1 प्लस V2 प्लस V3। क्या ओम्स लॉ से लिख सकते हैं V इज इक्वल टू IR? बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, वोल्टेज डिवाइड हो रही है, करंट का क्या होगा? सर करंट रिमेन सेम, करंट सेम रहता है, करंट सेम रहता है। याद करो, चार्ज भी सेम था कैपेसिटेंस में जब हमने सीरीज में कनेक्ट करा था, तो है ना। यहां पे करंट क्या रहेगा भाई? सेम रहेगा। पूरे सीरीज सर्किट में करंट क्या रहता है? सेम रहता है। इसीलिए हम लिख सकते हैं V को IR सीरीज, क्योंकि I तो सेम ही है सब जगह पर। V1 को लिख सकते हैं IR1, V2 को लिख सकते हैं IR2, V3 को लिख सकते हैं IR3। सारे V को IR से रिप्लेस कर दिया, I कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आया R1 प्लस R2 प्लस R3, और यहां आया IRS। I से I कट गया, आपके सामने आए फॉर्मूला। आया कि नहीं आया? चलेगा, बढ़िया, ठीक है। एक बार सीरीज पढ़ा है तो ऐसे ही पैरेलल भी पढ़ो। पैरेलल की खासियत क्या होती है? बिल्कुल उल्टा होता है भाई, बिल्कुल उल्टा। सीरीज में क्या चीज सेम रही है? करंट। यहां पे वोल्टेज सेम रहेगी, करंट यहां पे डिवाइड करेगा, क्योंकि पाथ डिवाइड हो रहा है, पाथ डिवाइड हो रहा है। मैंने आपसे कहा था भाई, जितनी मैक्सिमम डेरिवेशन हो सकेंगी मैं अपने हाथ से करूंगा भाई, ठीक है ना। छपी छपाई लाने का मुझे बिल्कुल शौक नहीं है, पर लानी पड़ती है समय बचाने के लिए बेटा। I1 I2 I3, सही है। करंट आया, 3 में डिवाइड हो गया, तो जहां से डिवीजन हुआ वहीं से शुरू करना है आपने प्रूफ को,
ठीक है, आइए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। किसकी प्रूफ कर रहे हैं वो भी दिख जाएगा आपको, फॉर्मूला क्या है। पैरेलल वाला फॉर्मूला तो देखा ही होगा आप सभी ने, है ना। आई बराबर होता है बेटा I1 प्लस I2 प्लस I3। कोई दिक्कत? क्या मैं आई को लिख सकता हूं V बाय आर? ओम्स लॉ ही है ये, ओम्स लॉ ही तो है। आई को V बाय आर भी लिखा जा सकता है, बढ़िया। तो आई को लिखो V बाय आर पैरेलल इज इक्वल टू V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3। V ले लो कॉमन, अंदर आया 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, और यहां आया V बाय RP। V से V कट गया 1 1, यहां आ गया 1 बाय R पैरेलल इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ठीक है जी, इस तरीके से पैरेलल का फॉर्मूला आया है। छोटी सी प्रूफ है, मैंने करवा दी, मैं साइड हो रहा हूं, आप चाहे तो देख सकते हैं इसको। ठीक जी, चले रूल पर चलते हैं। अब किरचॉफ जंक्शन रूल आएगा पहले, फिर आएगा, हाँ देखो आ गया, फिर आएगा किरचॉफ्स वोल्टेज रूल। ठीक है ना, केवीएल पहले केसीएल फिर केवीएल। ठीक है ना बेटा, जंक्शन रूल को केसीएल भी कहते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक है ना, और ऐसे ही फिर आएगा किरचॉफ्स लूप रूल जिसको केवीएल भी कहते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। दोनों के बारे में मोटी बात समझ लो क्या है। केसीएल कहता है कि भाई किसी भी एक पॉइंट पर, किसी भी एक नोड पर, किसी भी एक जंक्शन पर जितना भी करंट आ रहा है उतना ही करंट जाएगा। ठीक है, सिंपल समझाता हूं, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। खत्म। ठीक है, और ये क्यों पॉसिबल हो पाता है? ये इसलिए पॉसिबल हो पाता है क्योंकि चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर ये बेस्ड है। ये पूछा जा सकता है बेटा 1 मार्क में कि केसीएल किस पर बेस्ड है, आपको बोलना है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ा था ना चैप्टर 1 में, उसी पर बेस्ड है ये। ठीक है, तो पूछा जा सकता है 1 मार्क के अंदर। हाँ जी, इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट के इक्वल है। ये कैसे समझ में आया? देखो मान लो ये कोई जंक्शन है। जंक्शन का मतलब होता है जहां पे तारे आंखें मिलती हैं, 2 से 3 4 तारे 5 तारे आंखें मिलती हैं। ठीक है ना, तो यहां से एक तार आई, दूसरी तार आई, तीसरी तार में करंट जा रहा है, चौथी तार में जा रहा है, पांचवी से आ रहा है। ठीक है, ये एक ऐसी जंक्शन है, सही। इसमें करंट ये वाला I1 है, ये वाला I2 है, ये वाला I3 है, ये वाला I4 है, ये वाला I5 है। ठीक है, तो अब इसकी इक्वेशन आपको लिखनी है केसीएल के हिसाब से, बहुत सिंपल है। देखो क्या लिखा हुआ है, जंक्शन पर नेट करंट जीरो होगा। नेट करंट का मतलब, जीरो का मतलब क्या, कि जितना आ रहा है उतना ही जाएगा, तभी तो यहां पे जीरो होगा, तभी तो यहां पे टिकेगा नहीं कुछ भी। और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का भी यही मतलब है कि यहां पे जंक्शन पे कोई चार्ज इकट्ठा नहीं होता, ना ही यहां से कोई नया चार्ज पनपेगा कभी, ना इस जंक्शन से कोई नया चार्ज कभी पनपेगा, ना यहां पे आकर के चार्ज कभी खत्म होगा। यहां कोई गटर है क्या कि जिसमें आके गाड़ियां घुसे जा रही हैं, है ना। वो एक मूवी देखी थी मैंने जिसके अंदर वो आता है, शराबी खड़ा होता है ऐसे करके, वो ना गड्ढे को यूं देख रहा होता है और बोल रहा होता है 25 25 25। फिर वो आता है, कहता है अरे भाई क्या क्या 25? एक आता है शरीफ आदमी, कहता है क्या 25 क्या 25? कहता है 25 25। ठीक है ना, वो उसको झुक के देखता है कि भाई कोई है तो नहीं, है ना। वो पीछे से उसको लात मार देता है धाड़, ठीक है ना, तो वो गिर जाता है, कहता है 26 26। तो ऐसा तो कोई गटर नहीं है ना यहाँ पर कि जहां के चार्ज गिरते जाते हो, ऐसा तो नहीं है ना। 25 26 तो नहीं हो रहा ना यहाँ चार्ज के साथ, तो बात को समझ गए, ठीक है ना आप। तो जितना करंट आ रहा उतना करंट जा रहा। तो इनकमिंग करंट कितना है भाई, कितना करंट नोड की तरफ आ रहा है सर? I1 I2 और I4। तो I1 प्लस I2 प्लस I4 आप एक तरफ लिखोगे, और दूसरी तरफ आउटगोइंग करंट I5 आउटगोइंग है, I3 भी आउटगोइंग है, तो ये आप बाकी दूसरी तरफ लिखोगे, खत्म, आ गया। इनकमिंग करंट ये 3 है, आउटगोइंग करंट ये 2 है, इक्वल कर देने हैं आपने दोनों। क्या जी, डन हो गया। एल्जेब्रिक सम सबका 0 ही आएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है बेटा केवीएल। अब केवीएल क्या कहता है, सुनो। केवीएल हमेशा लगता है क्लोज्ड लूप के लिए, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे केसीएल एक जंक्शन के लिए लगता है ना, केवीएल लगता है क्लोज्ड लूप के लिए। और यह कहता है कि क्लोज्ड लूप में एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगी, मतलब नेट वोल्टेज हमेशा 0 आएगी पूरे लूप के लिए, ठीक है ना। तो यहां पे लिख देता हूं मैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है ये पूछा जा सकता है बेटा आपसे, ठीक है ना। 1 मार्कर सवाल, असर्शन रीजन का सवाल ऐसे बनते हैं इसके ऊपर, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर ये बेस्ड है, ठीक है ना। तो देखो क्या लिखा हुआ है, ई फॉर अ क्लोज लूप इज 0। पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी क्लोज लूप पर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है ना। अब मैं आपको सीधा एग्जांपल देकर के समझाता हूं,
किस तरीके से आपने केवीएल लगाना है, क्योंकि केवीएल को लगाने में थोड़े से टेढ़े मेढ़े तरीके होते हैं। हर टीचर का अपना तरीका होता है करवाने का, हर बच्चे को अपने तरीके से समझ में आता है, ठीक है ना। तो मैं अपने तरीके से करवाऊंगा आपको, अगर आपको इजी लगे तो आप पकड़ सकते हो उस तरीके को, ठीक है। आइए शुरू करते हैं, और ये इसकी डेफिनेशन है बेटा कि अलजेब्रिक सम सारे पोटेंशियल डिफरेंस का एक लूप के अंदर हमेशा 0 होगा, ठीक है। आइए, एक क्वेश्चन आपके सामने है जिसमें 2 बैटरियां लगी हुई हैं, ठीक है। एक 80 वोल्ट की बैटरी जिसका मुंह इस तरफ है, एक 40 वोल्ट की बैटरी जिसका ये मुंह किस तरफ है भाई किस तरफ मुंह है भाई ये, ठीक है। कोई नहीं, चलो हम कहीं भी मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमें इधर ही मान लेते हैं। यहां प्लस है, यहां माइनस है, ठीक है ना, क्योंकि ये बड़ा छोटा गड़बड़ कर रखा है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहां 80 वोल्ट, यहां 40 वोल्ट, ठीक है, ऐसा हमने मान लिया। अच्छा, अब केवीएल कैसे लगाना है, केसीएल कैसे लगाना है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखो पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है कि यूजिंग किरचॉफ के रूल्स कैलकुलेट द करंट थ्रू 40 ओम एंड 20 ओम। क्या पूछा है भाई, 40 ओम में कितना करंट जाएगा ये पूछा है, और 20 ओम में टोटल करंट कितना जाएगा, ये 2 चीजें आपसे पूछी हैं। करते हैं इसको सॉल्व। देखो यार, मेरी मानो तो आप यहां पे 2 लूप देखो, एक लूप ये वाला जिसमें ऐसे करंट चल रहा है, दूसरा लूप ये वाला जिसमें ऐसे करंट चल रहा है, ठीक है। क्या 2 लूप दिखे, है ना। एक लूप का नाम लेता हूं इन लूप, सुनते जाना, इन लूप ए बी सी डी ए बी सी डी ए, एक लूप ये है, ठीक है। इसमें केवीएल लगाएंगे हम। आइए शुरू करते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले आप यहां से करंट ले लो I1, मेरे कहने पर आप यहां पे करंट ले लो I1, ठीक है। इसमें से I1 करंट निकल रहा है, यहां भी I1 ही होगा, यहां भी I1 ही होगा, है ना। पर इसमें I1 नहीं होगा क्योंकि यहां से भी करंट आएगा, तो वो वाला करंट भी अपने को मानना पड़ेगा। यहां मान लो करंट I2, यहां भी मान लो I2, यहां भी मान लो I2, तो इसमें कितना घुसेगा सर, इसमें घुसेगा I1 प्लस I2, है कि नहीं, है कि नहीं, है ना। इसमें कितना घुसेगा I1 प्लस I2, इसमें से पार हो जाएगा I1 प्लस I2, ठीक है। यहां से फिर जाएगा ऊपर I1 और यहां से नीचे आ जाएगा I2। बोलो जी, करेक्ट है। तो नीचे वाले में घूम रहा I2, यहां आ गया I1 प्लस I2, वहां I1 था, यहां भी आ गया I1 प्लस I2, जुड़ गए ना दोनों करंट, यहां पे दोनों करंट जुड़ गए। यहां पर समझ लो केसीएल लगाया होगा हमने, यहां पे भी केसीएल लगाया है, इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट वाला यहां पर लगाया है वो, ठीक है ना। खैर उसको दिखाने की इतनी जरूरत नहीं है, अपन केवीएल पे फोकस करते हैं, वो ज्यादा मुश्किल भी है और उसको समझना भी थोड़ा सा कठिन है, तो इसलिए आइए पहले इसको समझते हैं। ध्यान से समझना तभी समझ में आएगा, हर एक छोटी छोटी बातों का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। देखो लूप है ABCDA, सबसे पहले ऊपर वाले लूप को लिया है हमने, सही। आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं लूप को यहां से स्टार्ट करूं A से, तो हम कोशिश करेंगे करंट की ही दिशा में चलने की। यह एक अच्छी आदत होती है, करंट की ही डायरेक्शन में ट्रैवर्स करना, ट्रैवर्सिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, यह सबसे बेस्ट तरीका है काम करने का। और सर कभी उल्टा करना पड़ जाए तो फिर सारी कहानी उल्टी हो जाएगी, समझ गए ना। अगर उल्टा करना पड़ जाएगा तो सारी कहानी उलट जाएगी फिर, ठीक है। उल्टा भी करेंगे कभी ना कभी, देख लेंगे एक आधा ऐसा भी क्वेश्चन जिसमें उल्टा भी करना पड़ रहा है अपने को, लेकिन अभी के लिए हम करंट की डायरेक्शन में चलना कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हम करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं। मुझे बताओ सबसे पहले क्या दिखा करंट की डायरेक्शन में चल के, सर सबसे पहले बैटरी का नेगेटिव दिखा, और उसके बाद जब नेगेटिव दिखा तो नेगेटिव से कहां जा रहे हैं, पॉजिटिव पर जा रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, नेगेटिव से पॉजिटिव जाना स्टेप अप करना होता है कि स्टेप डाउन करना होता है। यहां से एक सीढ़ी ऊपर चढ़ गए या सीढ़ी नीचे उतर गए, आप मुझे बताओ। सर सीढ़ी ऊपर चढ़ गए, माइनस से प्लस, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल चले गए हैं, तो हम यहां पर बोलेंगे कि 80 वोल्ट प्लस लगाएंगे। हम जब भी स्टेप अप होता है प्लस लगाते हैं, जब भी स्टेप डाउन होता है माइनस लगाते हैं। करंट की डायरेक्शन में ऐसा ही करना है आपको, ठीक है ना। तो आओ लिखते हैं इसको, ए से स्टार्ट किया, सबसे पहले क्या मिला हमको, स्टेप अप मिला 80 वोल्ट का, तो 80 वोल्ट का स्टेप अप है, तो प्लस 80 लिख दिया मैंने। अब आगे चलते हैं। अब भैया हुआ क्या, आगे बढ़ते 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 हमको एक रेजिस्टेंस मिल गई। देखो कभी भी कोई डिवाइस मिलता है, अगर रेजिस्टेंस हो, कैपेसिटेंस हो, कुछ भी हो, वहां पर आपको ड्रॉप करना है। क्या करना है, ड्रॉप करना है। कोई भी कैपेसिटेंस, कोई भी अप्लायंस आएगा अगर, तो हमेशा वोल्टेज ड्रॉप करती है, ठीक है। तो वोल्टेज कितनी ड्रॉप होगी यहां पर, अब मोटी बात यह है,
तो वोल्टेज होता है आई आर, वी इज इक्वल टू आई आर होता है ना। तो इसमें करंट कितना जा रहा है, I1, और इसका आर कितना है 20, तो 20I1 मल्टीप्लाई हो गया ना I इंटू आर, विद अ माइनस साइन लगाना है आपने। मैंने बोला ना जब भी ड्रॉप होता है तो माइनस लगाना है आपने, यानी यहां पर आएगा माइनस I1 इंटू 20, क्योंकि ये ड्रॉप हुआ है, ड्रॉप के लिए माइनस आया, और कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ है, I इंटू आर, I1 इंटू 20। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, यहां आ गया, ये लूप कंप्लीट कर रहे हैं ना अभी, इस लूप में चल रहे हैं ना अभी, तो अब इसमें आ गए, नीचे आ गए। अब देखो I1 प्लस I2 करंट है यहां पर, और यहां पर भी क्या है, एक रेजिस्टेंस है जो कि पोटेंशियल ड्रॉप खाएगी, इधर भी पोटेंशियल गिरेगा, गिरेगा तो माइनस साइन फिर से लगाना पड़ेगा आपको, यानी कि माइनस, इस बार करंट है I1 प्लस I2, तो ब्रैकेट में ऐसे करके लिख लिया, और इनटू में 40, ठीक है। फिर घूम करके वापस ए पर आ गए तो 0 के बराबर, ठीक है, क्योंकि नेट पोटेंशियल पूरे लूप में हमेशा 0 ही होता है, तो सारा का सारा लिख करके 0 के बराबर कर देना है आपने, ठीक है। यह तरीका है केवीएल लगाने का। आइए अब नीचे वाले में भी केवीएल लगाते हैं। एक तो बन गई हमारी इक्वेशन, अब दूसरी वाली बनाते हैं, ठीक है ना। इन लूप, हाँ जी, किधर से स्टार्ट करें, करंट की डायरेक्शन में ट्रैवर्स करना है, मैं इस बार डी से स्टार्ट कर लेता हूं, ठीक है। डी से कर लूं, डी से ऐसे 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 चलूंगा, सही है। तो डी ई एफ सी डी, डी ई एफ सी डी, डी ई एफ सी डी। आइए शुरू करते हैं। चले 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 चले, माइनस मिला, यानी कि स्टेप अप हो रहा है, स्टेप अप हो रहा है तो प्लस लगाते हैं भैया, तो प्लस 40, हाँ या ना, बढ़िया सर। आगे चलो, यहां पे सर ड्रॉप आएगा तो माइनस लगेगा, माइनस I2 इंटू 10, माइनस I2 इंटू 10। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। I1 प्लस I2 आ गया, 40 के ऊपर फिर से ड्रॉप होगा, फिर माइनस का साइन लगेगा, I1 प्लस I2 इंटू 40 इज इक्वल टू 0। बस ये दो इक्वेशन बन गई, और दो इक्वेशन में दो वेरिएबल है, देखो एक I1 है एक I2 है, खत्म। I1 भी कैलकुलेट कर लो, I2 भी कैलकुलेट कर लो, हो गया काम, हो गया काम। आओ करते हैं, है ना। पहले इसको लिख लेता हूं, ये ऊपर वाले को, ठीक है। ये क्या है भाई, 80 माइनस 20I1, है ना, 20 इंटू I1 20I1, और माइनस 40I1 माइनस 40I2, माइनस 40I1 माइनस 40I2 इज इक्वल टू 0। इसको भी ऐसे ही सिंप्लीफाई कर लेता हूं, 40 माइनस 10I2 माइनस 40I1 माइनस 40I2 इज इक्वल टू 0। बोलो जी, कोई दिक्कत नहीं सर। अब I1 वाले सॉल्व, I2 वाले सॉल्व करके एक सिंगल सिंगल इक्वेशन बना लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो क्या आएगा भाई, 80 माइनस, हाँ जी, 20I1 40I1 60I1, ठीक है, और माइनस 40I2 बराबर 0, 40 10I2 40I2 50I2 हो गया ये, है ना, 50I2 और 40I1 50I2 और शायद ये 40 है ना, हाँ जी बिल्कुल 40 है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इन दो इक्वेशनों को अपने को सॉल्व करना है, ठीक है। वेरिएबल हो गए दो और इक्वेशन भी है दो, तो टू वेरिएबल्स इन इक्वेशन है, तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जैसे कि 0 0 0 0 0 0 सब जगह से निपटा देता हूं, तो ये ऐसा लिखा जा सकता है, 8 माइनस 6I1 माइनस 4I2 बराबर 0। ऐसे ये भी 4 माइनस 4I1 माइनस 5I2 बराबर 0। सही है ना भाई, सारा 10 कॉमन लेके मैंने उधर डिवाइड कर दिया, 10 कॉमन लेके उधर डिवाइड कर दिया, तो 0 के साथ मिट्टी में मिल गए वो, ठीक है। अब हा, इस इक्वेशन को कर दो 4 से मल्टीप्लाई, और इस इक्वेशन को कर दो 5 से मल्टीप्लाई। क्यों सर, क्योंकि मैं इनको उड़ाने वाला हूं अब, तो 5 4 जा 20 और 5 4 जा 20 आ जाएगा, ठीक है। आओ, 8 पंजे 40, 6 पंजे 30 और 4 पंजे 20, और ऐसे ये भी 4 चौके 16, फिर 4 चौके 16 और 4 पंजे 20। बोलो जी, सही है। सॉल्व करने के लिए साइन चेंज, प्लस यहां माइनस यहां, 40 में से 16 गए, कितने बचे भाई, 40 में से 16 गए तो 24 बचे, है ना, 24 बच गए, 24 बच गए, सही। 30 में से 16 गए, कितने बचे, 30 में से 16 गए
14 बच गए, है ना। तो माइनस का 14, है ना, ये तो प्लस का 24 रहेगा, लेकिन ये माइनस का 14 I1 रहेगा, ठीक है। और ये तो पूरा ही कट गया, ठीक है, इज इक्वल टू 0, सही है। तो यहां से 14 उधर भेज दो तो 14 I1, और यहां पे 24, तो I1 निकल के आ गया 24/14, 24 ऊपर 14 नीचे, ठीक है जी। काट लो चाहे तो इसको 7 से, इसे काट लो 12 से, 12/7, 12/7 एम्पियर, ठीक जी। इसी को उठा करके यहां पुट कर देना, इसमें पुट कर दो चाहे तो, I1 उठा के यहां पुट कर दो, I2 निकल के आ जाएगा, तो ये आप कर लोगे खुद से, ठीक है। अच्छा, बाई चांस मान लो I2 माइनस में निकल के आए, ऐसा हो सकता है कि हमने कभी डायरेक्शन गलत भी मानी हो, है ना, ऐसा भी हो सकता है कि हमने डायरेक्शन गलत मानी हो, I2 ऐसे ना बह रहा हो, I2 ऐसे बह रहा हो, तो कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है उससे, ठीक है। तो इस चीज के लिए आप थोड़े टॉलरेबल रहना कि सर माइनस में क्यों आ गया हमारा करंट, करंट तो माइनस में नहीं होता, करंट माइनस में आने का मतलब है कि हमने जो डायरेक्शन मानी है वो उल्टी मानी थी, तो इसमें नंबर नहीं कटते। आप ये बोल दो कि भाई डायरेक्शन रिवर्स है, बस कोई बात नहीं, माइनस में आना कोई गलत बात नहीं है, ठीक है, इसमें नंबर नहीं कटा करते, ठीक है, माइनस में आ भी जाए कोई बात नहीं, निश्चिंत रहो, बोलो कि हमने जो डायरेक्शन मानी थी उस डायरेक्शन में करंट नहीं है, उसकी उल्टी दिशा में है, बस इतना ही फर्क है, नंबर कुछ नहीं कटते इसके अंदर, ठीक है। तो करने को आप कर सकते हो ये चीज भी, ठीक है। आइए कुछ टर्म्स पर चलते हैं आगे की, जिसमें एक आती है कंडक्टेंस, एक आती है कंडक्टिविटी। देखो कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई मटेरियल है जो कि रेजिस्टेंस ऑफर करता है, अब यार कोई मटेरियल अगर रेजिस्टेंस ऑफर करता है तो क्या कंडक्टेंस बिल्कुल जीरो ऑफर करता होगा क्या, ऐसा तो नहीं है। तो कंडक्टेंस का मतलब क्या हुआ कि पासेज अलाउ करना, पासिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजी करना इज कॉल्ड मोर कंडक्टिविटी, मोर कंडक्टेंस, बात समझ रहे हो ना, उल्टे टर्म्स है दोनों। जो कंडक्टेंस अच्छी करेगा वो रेजिस्टेंस कम करेगा, और जो रेजिस्टेंस अच्छी करेगा वो कंडक्टेंस कम करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता किसी भी एक को जीरो कर दो कि कंडक्टेंस इसमें जीरो है जी, इसमें रेजिस्टेंस जीरो है जी, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। एब्सोल्यूट कोई भी कंडक्टर नहीं है, एब्सोल्यूट कोई भी रेजिस्टर नहीं है। कोई रेजिस्टर अच्छा है तो कंडक्टर खराब है, कोई रेजिस्टर खराब है तो कंडक्टर अच्छा है, समझ गए ना। इसलिए रेसिप्रोकल लिखते हैं इसको। कंडक्टेंस क्या है, 1 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस को डिनोट करते हैं बेटा कैपिटल जी से, रेजिस्टेंस को करते हैं आर से, तो जी इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/r आ गया, 1/r आ गया, लिखा हुआ देखो। कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज द ईज विद विच द इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो थ्रू इट, कितनी आसानी से चार्ज फ्लो कर पा रहा है, इज कॉल्ड कंडक्टेंस, ठीक है ना। इसकी यूनिट क्या होती है, देखो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, और कंडक्टेंस की होती है मोह, उल्टा है, उल्टा है ना। ओम इनवर्स बोलते हैं या फिर मोह बोलते हैं, इसको सीमेंस भी कहते हैं। तो 3 यूनिट दिख गए आपको, मैं तो मोह याद करवाता हूं भाई, ठीक है ना, क्योंकि जो व्यक्ति ओम से निकला वो मोह में फंसा, ओम से निकले तो मोह में फंसे, भाई भगवान का साथ छूटा तो मोह माया में उलझ जाओगे ना, बस ऐसे करके याद रखना, उल्टे हैं दोनों, ठीक है। तो अगर ओम से छूटे तो मोह में फंसे, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या है, ओम, और इसकी यूनिट क्या है, मोह। क्लियर बात, ठीक है। तो उल्टे हैं दोनों, रेसिप्रोकल है, देखो लिखा, इट इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस एंड इज डिनोटेड बाय कैपिटल जी। ऐसे ही एक और आती है कंडक्टिविटी, जैसे रेजिस्टिविटी था, रेजिस्टिविटी होता है रोक पाने की क्षमता, मटेरियल डिपेंडेंट होती है। ऐसे ही कंडक्टिविटी इसका उल्टा हो गया कि अगर मटेरियल की रोक पाने की क्षमता अच्छी है तो चला पाने की क्षमता कम होगी, और अगर किसी मटेरियल की चला पाने की क्षमता अच्छी है तो रोक पाने की क्षमता कम होगी, समझ गए ना। तो कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी दोनों क्या है, आपस में उल्टे हैं। देखो कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी को सिग्मा से लिखा जाता है, रेजिस्टिविटी को तो रो से लिखा जाता है, आपको पता ही है, ठीक है ना। तो सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ, यहां लिखा भी हुआ देखो, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज कॉल्ड कंडक्टिविटी एंड इज डिनोटेड बाय सिग्मा, ठीक है ना। ऐसा यूनिट इसकी क्या होगी, देखो इसकी थी ओम मीटर, तो इसकी होगी मोह मीटर -1, इसी को रेसिप्रोकल कर दिया बस, ओम का उल्टा मोह और मीटर का उल्टा मीटर -1, सही है। इसको आप सीमेंस -1 भी लिख सकते हो, ठीक है ना, ओम मीटर और ओम मीटर -1 या मोह मीटर -1 ऐसे, ठीक है ना। तो या तो ओम भी -1 ही आएगा, ठीक है ना,
है ना, समझ गए ना। तो ये मो -1 इस तरीके से यूनिट आप इसकी याद रख सकते हो, सिग्मा की, ठीक है, कंडक्टिविटी की। ठीक, आओ जी, एक और छोटा सा टॉपिक आता है ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म देखना, इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है ना। ये पूछा गया है काफी बार बोर्ड्स एग्जाम के अंदर आपके 12वीं के, कि भाई ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म क्या होता है। देखो बहुत सिंपल है, आप जानते हो कि ओम्स लॉ होता है V इज इक्वल टू आई आर, यस और नो? यस सर, कोई दिक्कत नहीं, आराम आराम से बता रहा हूं, सुनते जाना। V इज इक्वल टू आई आर होता है, हाँ। क्या आप R को लिख सकते हो रो एल बाय ए, है ना, क्योंकि R होता है रो एल बाय ए, हाँ या ना। तो R की जगह पर क्या लिख लिया, रो एल बाय ए। तो ये करंट रो एल बाय ए, आई रो एल बटा ए, आई आर है ना, आर को क्या लिख लिया, रो एल बाय लिख लिया, ठीक है, क्लियर। अब जैसे आपने आर को रो एल बाय लिखा है, वैसे ही आप वोल्टेज को भी लिख सकते हो, वोल्टेज को भी लिख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ। नहीं बेटा, आर को रो एल बाय लिख सकते हैं, ऐसे ही वी को ई एल लिख सकते हैं। एल से एल कट गया, चेक कर भाई, एल से एल कट गया, ठीक है सर। और करंट अपॉन में एरिया आपको दिख रहा है ना, इसको हम जे लिखते हैं, करंट अपॉन में एरिया, विच इज जे, जे बोले तो करंट डेंसिटी, करंट अपॉन में एरिया जे, ठीक है। तो ई आ गया जेरो, ई आ गया जेरो। अब इसमें एक चीज देखो आप, जो ई है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है, जो जे है यानी करंट डेंसिटी वो भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसलिए फाइनली ऐसे लिख लिया जाता है इसको, ऐसे ऐसे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, रो इंटू जे, जे बोले तो करंट डेंसिटी, ठीक है ना। अच्छा, अब रो नीचे अगर आ गया, ई के नीचे रो आ गया तो वो सिग्मा बन जाता है। 1 बाय रो क्या होता है, सिग्मा, ये देखो, सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 बाय रो, ठीक है ना। तो रो नीचे चला गया तो 1 बाय रो क्या होता है, सिग्मा। तो जे वेक्टर बराबर सिग्मा इंटू ई वेक्टर, जे वेक्टर बराबर सिग्मा इंटू ई वेक्टर। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ये जो लास्ट में लिखा हुआ है। मैं आपको बताता हूं ये ओम्स लॉ कैसे है। असल में पता क्या है, ओम्स लॉ तो V इज इक्वल टू आई आर ही है, नो डाउट। वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस, यही है असल में ओम्स लॉ। लेकिन बेटा इंटरनली जाओ अगर, माइक्रोस्कोपिकली जाओ अगर, तो दिस इज एक्चुअली माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। भाई माइक्रोस्कोप से जाके देखें अगर, तो अंदर चल क्या रहा होगा। देखो वोल्टेज क्या कर रही होती है, वोल्टेज अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक फील्ड चला रही होती है, हाँ या ना। वोल्टेज अल्टीमेटली क्या जनरेट करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और करंट यहां पर करंट डेंसिटी से डिनोट हो रहा है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, इसलिए आमने सामने आ गई दोनों, ठीक है। एक बार अपने हाथ से लिख जाना इसको, कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझ में आएगा। सारे वही फॉर्मूले हैं 4 जो आपने पहले भी यूज करे हैं, उन्हीं को यूज करके इसको बनाया गया है, ठीक है ना। एक बार अपने हाथ से लिख जाना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आइए एक क्वेश्चन कर लेते हैं बढ़िया सा। लिखा हुआ है वायर ऑफ 10 ओम इज स्ट्रेच्ड टू थ्राइस इट्स ओरिजिनल लेंथ, 3 गुना लंबाई खींच के बढ़ा दी गई है उसकी, ठीक है। कह रहा है व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टिविटी एंड न्यू रेजिस्टेंस। सबसे पहली बात तो रेजिस्टिविटी में कोई चेंज आएगा ही नहीं, रेजिस्टिविटी विल नॉट चेंज। क्यों बेटा, लेंथ के बढ़ाने घटाने से थोड़ी ना रेजिस्टिविटी पर फर्क पड़ता है। रेजिस्टिविटी तो मटेरियल डिपेंडेंट प्रॉपर्टी होती है, हाँ या ना। रेजिस्टिविटी इज अ मटेरियल डिपेंडेंट प्रॉपर्टी। तो मटेरियल चेंज करोगे तो चेंज होगी ना, मटेरियल चेंज नहीं करोगे तो कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए कोई चेंज नहीं आएगा रेजिस्टिविटी के अंदर, लेकिन रेजिस्टेंस में चेंज आएगा। आओ देखते हैं क्या चेंज आएगा, आ जाओ भाई। देखो सबसे पहले जो लेंथ थी वो L थी, जो नई लेंथ है उसको L डैश बोल दो, एंड L डैश इज नथिंग बट 3L, है ना। थ्राइस इट्स ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ क्या थी, L थी, नई वाली क्या हो गई है, 3L हो गई है, ठीक है। अच्छा पहले एरिया A था, अब एरिया क्या हो जाएगा, अब एरिया हो जाएगा A/3। क्यों, क्योंकि भैया लेंथ बड़ी है तो एरिया को कंपनसेट होना पड़ेगा ना, वॉल्यूम सेम रखनी है आपने। आप ये समझो कि इनिशियल वॉल्यूम जो थी, वॉल्यूम इनिशियल इज इक्वल टू वॉल्यूम फाइनल। इनिशियल वॉल्यूम क्या थी, इनिशियल वॉल्यूम थी सर एरिया इंटू लेंथ होती ना, तो A इंटू L, ठीक है। बाद में क्या होगी भाई, लेंथ हो जाएगी 3 गुना, बात को समझना, लेंथ हो जाएगी 3 गुना, एरिया A डैश रहेगा, मान लो हमें एरिया भी पता ही नहीं है, अभी ये A/3 हमको पता ही नहीं है, छोड़ो, हटाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई डिबेट नहीं है, हम वहां से कैलकुलेट करेंगे।
इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम बराबर होनी चाहिए, चाहे खींचा जाए, चाहे मोड़ा जाए, चाहे पिघलाया जाए, चाहे घुमाया जाए, कुछ भी किया जाए, वॉल्यूम रिमेन सेम। पहले वॉल्यूम थी एरिया इंटू लेंथ, बाद में वॉल्यूम है ए डैश इनटू लेंथ कितनी कर दी है 3L कर दिया बेटा, हाँ या ना बोलो। बाद में लेंथ 3 गुना कर दी है, L से L कट गया, 3 आ गया नीचे डिवाइड में, तो A/3 ही A डैश है। यही तो बोल रहा था कि एरिया क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। समझ में आया? अच्छा, पहले रेजिस्टेंस को लिखा जाता था R इज इक्वल टू रो L बाय A, अब लिखा जाएगा R डैश इज इक्वल टू रो L डैश बाय A डैश, क्योंकि सब चेंज हो गया, लेंथ में चेंज आ गया, एरिया में चेंज आ गया, रेजिस्टिविटी में चेंज नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, पहले ही क्लियर कर चुका हूं मैं। आप L डैश को पुट करो। सर L डैश को क्या पुट करें? अरे जो निकाला है अभी, जो दिया हुआ है 3L, और A डैश को क्या पुट करें, जो अभी अभी निकाला A/3, 3 चला गया ऊपर, या 9 हो गया, 9 टाइम्स रो L बाय A, 9 टाइम्स रो L बाय A, है ना। और रो L बाय A क्या था बेटा, पुराना वाला R था, यानी कि ये बन गया 9R, ठीक है। सो R डैश बिकम्स 9R। बोलो जी, डन हो गया मामला। तो जो नई वाली रेजिस्टेंस है वो पुरानी वाली की 9 गुना है, 9 टाइम्स है। बढ़िया क्वेश्चन था, ये पूरा दिया हुआ, आप चेक कर सकते हो। ये देखो 9R आया हुआ ना, 9 इंटू 10 90 ओम हो गया, 90 ओम्स हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी बात मैंने थोड़ी देर पहले आपके सामने रखी थी, मैंने कहा था एक इंटरनल रेजिस्टेंस नाम की चीज होती है हर सेल के अंदर। देखो मान लो ये कोई सेल है, ठीक है, ये कोई सेल है, तो सेल के अंदर हमेशा दो चीजें होती हैं। एक होती है ईएमएफ, जिसको ई बुलाते हैं, ई से डिनोट करते हैं, जो कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस होती है, जो कि कभी मिलती नहीं है, क्योंकि अंदर बैठा है छोटा सा आर। छोटी सी आर कौन, इंटरनल रेजिस्टेंस, इसी की बात हो रही है। आओ सुनो, कह रहा है इंटरनल ऑफ सेल डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। ये जो छोटा सा आर होता है सेल के अंदर, दिखेगा नहीं आपको ऑब्वियसली, लेकिन है वो अंदर, ठीक है ना। वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोलाइट कैसा है, ऑब्वियसली कैसा सेल आपने लिया है, लकलांचे सेल है, डैनियल सेल है, ड्राई सेल है, किस तरीके का सेल है, डिपेंड करता है उस पर। कह रहा है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। कितना कंसंट्रेशन ज्यादा है, कितने चार्जेस ज्यादा डले हुए हैं, रेजिस्टेंस भाई उतनी ज्यादा हो जाती है, लिखा हुआ है यहां पे, कंसंट्रेशन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर कह रहा है इट इज डायरेक्टली टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू। जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में, उतना ही बेचारा चार्ज को फ्लो करना पड़ेगा, उतनी ज्यादा रुकावट झेलनी पड़ेगी। बात सही है, बात सही है, फील आ रही है ना, फील आ रही है। इट वेरीज इनवर्सली एज द कॉमन एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड का कॉमन एरिया जो होगा, कितने मोटे इलेक्ट्रोड हैं उनसे फर्क पड़ता है, ठीक है ना, और जो इलेक्ट्रोलाइट में डूबा हुआ है उससे फर्क पड़ता है, तो उसके साथ इनवर्सली वेरी करता है, यह भी सही है। इट इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, टेम्परेचर कम कर दोगे तो थोड़ी सी ईज ज्यादा हो जाएगी इलेक्ट्रॉन के निकलने में, मतलब चार्जेस के फ्लो करने में, क्योंकि अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो फिर रेजिस्टेंस जो है वो दिक्कत करेगी, समझ रहे हो ना। तो इसलिए टेम्परेचर क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए, ठीक है ना। तो इन सब चीजों पर डिपेंड करती है। थ्योरी का पार्ट है, थ्योरी मैंने सारी कवर करी है बेटा, कुछ नहीं छोड़ूंगा, वादा किया है। एक ऐसा लेक्चर आप लोग को बना करके दे रहा हूं जिसमें समय जरूर लगता है, पर चीजें सारी मिलेंगी आपको, सारी की सारी, ठीक है। लिखा है इंटरनल रेजिस्टेंस जो होती है वो नया नया सेल जब बनता है ना तो वो लो होती है, लेकिन जैसे जैसे उसके अंदर करंट फ्लो करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है, जैसे जैसे आप बैटरी यूज करते जाओगे ना, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। ये चेंज होती रहती है टाइम के साथ साथ, ठीक है ना। आइए फिर कंडीशंस देख लेते हैं कि सेल और बैटरी दो तरीके से बिहेव करती है। एक, या तो वो चार्ज हो रही होगी या वो डिस्चार्ज हो रही होगी। वो आपने देखा है जो जो रिचार्ज होता है सेल, आपके फोन की बैटरी भी तो ऐसे ही है, रिचार्ज होती है, लैपटॉप की बैटरी क्या है, रिचार्ज होती है। तो ऐसे रिचार्जेबल सेल्स भी आते हैं, है ना, तो उनको बोलते हैं चार्जेबल बैटरी, जो चार्ज हो सकती है। और दूसरी होती है डिस्चार्जेबल बैटरी, जो बाकी सारी बैटरीज डिस्चार्ज ही होती हैं, वैसे वो भी डिस्चार्ज ही होगी जो चार्ज हो रही है, उसको यूज करने के लिए उसको डिस्चार्ज करना पड़ता है आपको। बात समझ गए ना। तो ये देखो, ये सेल है प्यारे प्यारे छोटे छोटे, आप सभी यूज करते हो, आपके जीवन का ये अभिन्न अंग है, ये चलते रहेंगे, ये यूज होते रहेंगे, पहले भी हो रहे हैं, आज भी हो रहे हैं, ठीक है ना। तो दो तरीके के सर्किट बनते हैं बेटा, एक बनता है डिस्चार्जिंग सर्किट, और दूसरा होता है चार्जिंग सर्किट, ठीक।
देखो डिस्चार्जिंग सर्किट का मतलब होता है कि ये आपका सेल है, ध्यान से देखना, ये आपका सेल है, ये आपकी ईएमएफ है ई, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी डिस्चार्जिंग हो रही होगी ना, तो ये करंट बाहर को फेंक रहा होगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ये करंट बाहर को फेंक रहा होगा, क्योंकि हमने इससे सप्लाई लेनी है ना, बात को समझो, हमने इससे क्या लेनी है, सप्लाई लेनी है। तो सप्लाई लेने के लिए हमने इसमें से करंट बाहर निकालना होगा, बात सही है। और चार्जिंग क्या होता है, चार्जिंग सुनो, चार्जिंग होता है कि भैया हमने किसी बड़े से सेल की वजह से इसमें करंट घुसा रहे हैं। कोई इसका भी बाप सेल है जो इसको चार्ज कर रहा होगा ऑब्वियसली, कोई इसका भी बापू सेल है, तो बापू सेल में से हम क्या करेंगे, इसमें करंट भेजेंगे। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। चार्जिंग में करंट इसमें भेजा जाता है, ठीक है, चार्जिंग में इसमें करंट क्या होता है, भेजा जाता है, ठीक है, ओके। तब क्या होता है सर, अगर डिस्चार्ज कर रहे होंगे तब क्या होगा, और चार्ज हो गए तब क्या होगा। तो सुनो, देखो ऐसा होता है कि अगर बैटरी ईएमएफ नहीं दे सकती तो वो क्या दे सकती है, फिर सवाल यह आता है भाई कि वो ईएमएफ तो देगी नहीं, क्योंकि ईएमएफ देगी तो आर भी बैठा है, उस पर भी कुछ गिर जाएगा, उस पर भी कुछ वोल्टेज गिरेगा। तो मुझे टोटल बताओ कि मिलेगा क्या, तो टोटल मिलता है टीपीडी, टोटल मिलता है टीपीडी। टीपीडी स्टैंड्स फॉर, सुनिएगा, टीपीडी स्टैंड्स फॉर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। हमें असल में यह मिलता है बैटरी से, जो 6 वोल्ट 5 वोल्ट लिखते हैं ना हम, वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। हमें ईएमएफ नहीं मिलती, हमें ईएमएफ नहीं मिलती, ये नहीं मिलती, ये मिलता है अपने को, समझ गए ना। तो इसके लिए अगर डिस्चार्ज हो रहा होगा सर्किट, तो आप टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को लिखोगे E माइनस IR, और अगर चार्ज हो रहा होगा सर्किट तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से ज्यादा बढ़ जाता है, तो इसको हम लिखते हैं E प्लस IR, ठीक है। दिस इज फॉर डिस्चार्जिंग, दिस इज फॉर चार्जिंग। अब आप समझ रहे होगे कि ऐसा क्यों हुआ, माइनस क्यों हो रहा है। देखो E में से IR कुछ घट रहा है तो आपको लेस मिलता है V। यहां पर ईएमएफ जो होगी ना, जो ईएमएफ होगी ना, वो बड़ी होगी किससे, टीपीडी से। ईएमएफ विल बी मोर देन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और यहां पर क्या होगा, यहां पर ईएमएफ जो होगी वो कम होगी और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, V यहां पे ज्यादा होगा, समझ गए ना। जब भी चार्ज हो रहा होगा सर्किट तो V शुड बी मोर, E शुड बी लेस, और जब डिस्चार्ज हो रहा होगा तो E ज्यादा ही रहेगा और V जो होगा उससे कुछ कम ही मिलेगा आपको हमेशा, ठीक है ना। तो ये नोट करके चलिएगा, ठीक है ना। दिस इज डिस्चार्जिंग सर्किट का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये चार्जिंग सर्किट का। चार्जिंग सर्किट बस इतना ही था, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता ये। हाँ, जेई लेवल पर जाकर के कुछ पढ़ोगे तो इसमें आ जाएंगी सारी चीजें, लेकिन एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड लेवल पर इसके ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं है, इस पर ही चर्चा सारी आगे भी चलती रहेगी, ठीक है ना। तो ये है टीपीडी, E माइनस IR, ठीक है। चलिए लो जी, एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, केवीएल केसीएल पर ही होगा, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है ये। क्या पूछ रहा है, कह रहा है इन द सर्किट शोन इन द फिगर फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। ओ जी, ओ जी, लो जी, कह रहा है यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा जरा बताइए, इस जगह पर, ठीक है, इस जगह पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बताइए, ठीक है। देखो मैं आपको सबसे पहले एक बात बताता हूं, आप ये तो समझोगे कि ये बड़ी डंडी छोटी डंडी, यानी ये प्लस ये माइनस, यानी करंट ऐसे चलेगा, यहां से ऐसे चलेगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, है ना, कुछ यहां से जाएगा, कुछ यहां से जाएगा, ठीक है ना। या इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, I1 यहां गया, यहां गया, यहां गया, है ना। अच्छा, उसके बाद आप ये सोचोगे सर यहां से ना ये बटना चाहिए, ये बटना चाहिए ना। आंसर है ये नहीं बटेगा, ये नहीं बटेगा। क्यों नहीं बटेगा सर, क्योंकि बेटा जो कैपेसिटर होता है ना वो डीसी करंट को ब्लॉक करता है। कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी करंट, क्योंकि बीच में प्लेटें हैं ना भाई। डीसी करंट कब चलेगा, ये करंट कब चलेगा, जब ज्वाइनिंग होगी, जब सर्किट कंप्लीट होगा। यहां सर्किट कंप्लीट ही नहीं है, अब बात को समझे, तो इट ब्लॉक्स डीसी, समझ गए ना। ये डीसी करंट जो चल रहा है बैटरी में से निकल करके उसको ये ब्लॉक करेगा, और ब्लॉक करेगा तो इसमें करंट जाएगा ही नहीं। समझ लो ये सर्किट का पार्ट ही नहीं है। आप इसके बिना सर्किट को इमेजिन करो, करो।
करो करो करो, इन दोनों के बिना भाई यहां पे करंट नहीं गया तो इसमें भी नहीं जाएगा, 3 ओम में भी नहीं जाएगा, 3 ओम में भी नहीं जाएगा, है ना। तो आप इनको इमेजिन ही मत करो, आप सोचो ये है ही नहीं सर्किट में। अब उसके बिना देखो, आई करंट आया, I1 ऊपर चला गया, I1 यहीं से घूम करके वापस भी आ जाएगा ऐसे, इसमें से भी I1 ही चल रहा है ना। और यहां से कुछ करंट आएगा विच इज I माइनस I1, क्योंकि I यहां से आया था, I1 ऊपर चला गया, तो यहां कौन बचेगा, I माइनस I1। तो यहां से भी क्या आ गया, I माइनस I1 में फिर I1 जुड़ गया, तो फिर I हो गया, ये फिर I हो गया, ये फिर I हो गया, और ये फिर I इसमें घुस गया आकर के। कुछ ऐसा हो रहा है, बात को समझे। तो कितनी ब्रांचेस हैं टोटल, तीन ब्रांचेस। एक ये वाली जो मेन ब्रांच है जिसमें बैटरी लगी हुई है, यहां से लेके यहां तक, इसमें I करंट है। इस वाली ब्रांच में A से लेके D में सिर्फ I माइनस I1 है, और ऊपर वाली में सिर्फ I1 है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम KVL लगाएंगे, और KVL लगा के पता करेंगे कि भाई इस कैपेसिटर के इर्द गिर्द कितना पोटेंशियल है, क्योंकि देखो ये तो कनेक्टेड है नहीं, इसको तो भूल जाओ। तो यहां का पोटेंशियल पता करना और यहां का पोटेंशियल पता करना आपका काम है, बात को समझो। C का पोटेंशियल और F का पोटेंशियल पता करना, यानी आपको असल में क्या चाहिए, आपको VC, ऐसे लिखता हूं इसको, आपको चाहिए VC माइनस VF, ये चाहिए आपको, ये चाहिए आपको, है ना, VC माइनस VF चाहिए। अब वो कैसे आएगा, अब वो ऐसे आएगा भैया कि आपको यहां का पोटेंशियल निकालना पड़ेगा इधर से, ठीक है ना। तो मैं आपको दिखाता हूं कैसे निकलेगा ये, देखो उड़ा दिया, वो ब्रांच उड़ा दी पूरी, ठीक है ना, पूरी ब्रांच उड़ा दी। और देखो फिर क्या कर रखा है, कह रहा है इन द स्टेडी स्टेट द कैपेसिटर इज फुली चार्ज, नो करंट फ्लोज थ्रू द ब्रांच CEF, उसमें से कोई करंट नहीं जाएगा, इसमें से यहां पर जो कैपेसिटर वगैरह जुड़ा था कोई करंट यहां से नहीं जाएगा। जयराम जी की कर दो उसको, ठीक है ना। द गिवन सर्किट देन रिड्यूसेस टू इक्विवेलेंट सर्किट शोन इन द फिगर। अब ये इक्विवेलेंट सर्किट बन गया, और मेरे भाई कतई कोई जरूरत नहीं है अब KVL KCL कुछ भी लगाने की यहां पर, पता है क्यों, एक सिंगल बैटरी लगी हुई है, बस एक सिंगल बैटरी लगी हुई है। देखो KCL KVL का पंगा तब पड़ता है जब बैटरियां ज्यादा हो, यहां तो एक ही बैटरी है, ठीक है ना। तो आप बस कुछ मत करो, शांति से आप टोटल आर निकाल लो पूरे सर्किट का। देखो इसने टोटल आर निकाल भी रखा है, ठीक है ना। देखो ये 3 और 3 मिलकर सीरीज में क्या हो गया, 6, और ये 3 उसके साथ क्या है, पैरेलल में। तो 6 और 3 का पैरेलल कितना होता है, ये देखो यहां पर निकाल रखा है, 6 और 3 का पैरेलल, साथ में एक 3 और भी है ये वाला। तो 6 और 3 का पैरेलल होता है 2, और 3 उसके साथ सीरीज में आ गया तो 5 हो गया, तो टोटल डिस्टेंस आ गई 5, ठीक है। इससे आप टोटल करंट निकाल लो, इससे आप टोटल करंट निकालो। करंट निकाल लिया कितना, 3 एंपियर। तो यहां जो करंट निकल रहा था ये वाला, ये जो करंट था ये 3 एंपियर करंट है, ठीक है ना। टोटल आर आपके पास आ चुका है। अब बारी है बस पोटेंशियल निकालने की। तो पोटेंशियल कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल है। देखो 3 एंपियर करंट आया, यहां कितना कितना डिवाइड होगा, इधर देखो, कह रहा करंट थ्रू द ब्रांच BCD, ये ऊपर वाली है ना, ABCD, ये है ना, ये D है ना, तो इसमें कितना करंट जाएगा वो आपको निकालना है। तो कैसे निकलेगा भाई, देखो 3 क्या है भाई, आपकी करंट, 3 आपका करंट है, ठीक है। 6 + 3 से आपने उसको डिवाइड कर दिया, साथ में I मल्टीप्लाई कर लिया। बेसिकली आपने क्या किया, देखो यहां जो करंट आ रहा था वो 3 एंपियर था, ठीक है ना। अब 3 एंपियर ऊपर से कितना जाएगा और इसमें कितना जाएगा वो आपने डिवाइड कर लिया। कैसे, ऊपर 3 और 3 6 है, यहां देखो मैं करके दिखाता हूं। यहां 3 करंट है और यहां 3 रेजिस्टेंस है, यहां ऊपर 6 है, ठीक है, और इधर से करंट 3 एंपियर आ रहा है। तो कैसे डिवाइड होगा दोनों में कैसे डिवाइड होगा भाई। तो भाई देखो बहुत सिंपल तरीका है इसको करने का, बहुत सिंपल तरीका है। अगर आपको निकालना है ऊपर वाले में कितना करंट है, सुनो, अगर आपको निकालना है ऊपर वाले में कितना करंट गया है, तो आप इसे लिखोगे I बराबर, नोट करना इसको, इंपॉर्टेंट है, I बराबर सामने, I बराबर ये कितनी रेजिस्टेंस है, 3, दोनों को कर दो नीचे ऐड, 6 + 3, और इनटू में करंट कितना आ रहा है, पीछे से 3 आ रहा है, टोटल करंट को मल्टीप्लाई कर दो आगे। ये देखो ये कर रखा है यहां पर, 3 डिवाइड बाय 6 + 3 इनटू में I, तो ये कितना निकल करके आ गया, ये 3 और 3 से 9, 3 से 3 भी कट गया, यानी ऊपर भी 9 नीचे भी 9, 9 + 9 कितना हो गया, 1 एंपियर आ गया, 1 एंपियर। मैंने क्या किया समझ में आया। अगर आपको ऊपर वाले में करंट निकालना है तो सामने वाली रेजिस्टेंस ऊपर लिखो, नीचे दोनों का एडिशन लिखो, मल्टीप्लाई बाय जितना करंट पीछे से आ रहा है वो, खत्म, बहुत इजी, वेरी वेरी इजी, ठीक है। ऐसे ही आप नीचे वाले का भी निकाल सकते हो चाहो तो, लेकिन अपने को जरूरत क्या है निकालने की, हमको पता चली गया
3 आ रहा था, ऊपर में 1 गया तो यहां से 2 ही जाएगा, ठीक है ना। तो देखो 1 एम्पीयर करंट आ चुका है। अब करंट थ्रू डीएफ जो आर्म है, ये वाली जो आर्म है, इसमें कितना करंट है, इसमें भी 3 करंट है, तो यहां पर 3 3 9 वोल्ट गिरेगा यहां पे, है ना। 9 वोल्ट यहां गिरेगी और 3 वोल्ट यहां गिरेगी, क्योंकि यहां पे करंट कितना है, 1 एम्पीयर है। यहां करंट कितना है, 3 एम्पीयर है, तो 3 3 9, 9 वोल्ट यहां गिरा, 3 वोल्ट यहां गिरा, ठीक है ना। 9 और 3 मिलके हो गया 12, खत्म, आंसर आ गया। समझ में आया। देख ये कर रखा है, ये समझाता हूं क्या कर रखा है। देख ये करंट है 3 एम्पीयर, ये करंट जो निकल के आया वो 1 एम्पीयर आया, ठीक है। आपको क्या पूछा था, आपको पूछा था इस कैपेसिटर के दोनों छोरों पर, दोनों एंड्स पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अरे तो उतना ही तो होगा जितना इस पर गिरा है और जितना इस पर गिरा है, क्योंकि यही दोनों तो कनेक्टेड है ना। यहां पर इस वाली ब्रांच से CDF वाली ब्रांच देखो, एक 3 ये और एक 3 ये। अच्छा, इस I करंट का वैल्यू है 3 एम्पीयर, इस I1 करंट का वैल्यू है 1 एम्पीयर, तो 1 इंटू 3 क्या आ गया, 3 वोल्ट, और 3 इंटू 3 क्या आ गया, 9 वोल्ट। 9 वोल्ट यहां, 3 वोल्ट यहां, 9 और 3 12। अपने हाथ से करके देखना इसको एक बार, ठीक है। आइए अब सेल्स पर चलते हैं। देखो भैया, सेल्स भी या तो सीरीज में कनेक्ट होंगे या तो पैरेलल में कनेक्ट होंगे। तो पहले सीरीज में देखते हैं, बहुत इजी है। देखो सीरीज में जब आप कनेक्ट करोगे, दो आपने कनेक्ट करके देखे हुए हैं, ये देखो दिखा रखे है ना। तो कोई भी सेल अगर होता है ना, तो उसके पास दोनों चीजें होंगी, मैंने आपको ये बताया हुआ है ना। उसके पास दोनों चीजें होंगी, उसके पास E1 भी होगा, उसके पास R1 भी होगा। सिमिलरली उसी तरफ मुंह करके एक और भी कनेक्टेड है, तो E2 भी होगा और R2 भी होगा, सही है। और इसमें से करंट ऐसे बाहर को जा रहा होगा, डिस्चार्जिंग सर्किट है भैया, डिस्चार्जिंग सर्किट है ये, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट कैसे बनेगा, इसका इक्विवेलेंट बनेगा, देखो क्या, इसका इक्विवेलेंट बनेगा, एक E इक्विवेलेंट और दूसरा R इक्विवेलेंट, ठीक है ना। एक EMF इक्विवेलेंट और एक इंटरनेसेंस इक्विवेलेंट। देखो इंटरनेसेंस इक्विवेलेंट में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों सीरीज में है, तो R इक्विवेलेंट तो आ जाएगा आराम से। R इक्विवेलेंट विल बी R1 प्लस R2, सीरीज में ही तो है, आ जाएगा, ठीक है ना। और E जो होगा E इक्विवेलेंट, वो भी E1 प्लस E2 ही होगा। मैं दिखाता हूं कैसे। देखो क्या कर रखा है, एक तो लिखा हुआ है, ये देखो डिस्चार्जिंग सर्किट की इक्वेशन दिख रही है, सिखाई थी ना, E1 माइनस IR1, ये ऐसे थी ना, V क्या होता है, E माइनस IR, डिस्चार्जिंग सर्किट है ये, डिस्चार्जिंग सर्किट है, E माइनस IR, ठीक है ना। तो वही लिखा हुआ देखो, E1 माइनस IR1, इसे लिखा E2 माइनस IR2, और दोनों को पकड़ के जोड़ दिया, ये देखो दोनों को ऐड कर रखा है, दोनों ऐड हो रखे हैं, ऐड हो गया, R1 R2 अलग हो गया, E1 E2 अलग हो गया। E1 E2 क्या है, टोटल E है ना, E1 E2 इज टोटल E। तो E इक्विवेलेंट क्या आ गया, E1 प्लस E2, और R इक्विवेलेंट क्या आ गया, R1 प्लस R2। तो जब भी दो बैटरियां एक सेम फेस की तरफ मुंह करके लगाई जाती हैं, तो दोनों अपना EMF ऐड कर लेती हैं। 6 वोल्ट लगाया और उसके पीछे भी 6 वोल्ट लगा दिया, मान लो, तो 6 और 6 12 वोल्ट हो जाएगा। समझ में आया ना, ये है सेल्स इन सीरीज। सिमिलरली सेल्स इन पैरेलल भी आता है, ठीक है। सेल्स इन पैरेलल में क्या है भाई, देखो आपने दो सेल ऐसे लगा रखे हैं ऊपर नीचे पैरेलल में, ठीक है। एक बात ध्यान रखना हमेशा, जब भी पैरेलल में लगेंगे, जब भी पैरेलल में लगेंगे, तो सीधे सीधे ऐड अप नहीं होंगे, यानी E1 E2 सीधे सीधे ऐड नहीं होते हैं। तो क्या होता है, ये होता है, देखो ये E1 R2 E2 R1 अपॉन में R1 प्लस R2, इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है ना। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 अपॉन में 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, दिस इज E इक्विवेलेंट, ऐसे लिखा जाता है E इक्विवेलेंट, ठीक है। और R इक्विवेलेंट कैसे लिखा जाएगा, तो R इक्विवेलेंट का तो यही फॉर्मूला है, 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, खत्म। पैरेलल है ना, अरे दोनों पैरेलल में है ना, ये देखो ये वाला ही पैरेलल में, दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में तो सीधा सीधा पैरेलल का फॉर्मूला लगेगा, है ना। और सेल्स के अंदर E1 E2 है, तो E1 बाय R1 E2 बाय R2 1 बाय R1 1 बाय R2 E इक्विवेलेंट, इस तरीके का फॉर्मूला लगता है, ठीक है। हजम कर लो फटाफट से इन बातों को, ठीक है। ये देखो डिस्चार्जिंग ही हो रही है अभी भी, है ना, और R इक्विवेलेंट भी निकाला हुआ है, E इक्विवेलेंट भी निकाला हुआ है। ये थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड तरीका लगता है, लेकिन मुझे ये ज्यादा अच्छा लगता है लिखना,
क्योंकि एग्जैक्टली यही निकल करके आता जब आप डिराइव करते हो तो, ठीक है ना। यहां पर छोटी सी डेरिवेशन दी भी हुई है, आप चाहो तो इसी को करके जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एनसीईआरटी में ताका झाकी करने की फिर आपको ज्यादा जरूरत नहीं है, ये वाला निकालने की फिर आपको ज्यादा जरूरत नहीं है। ये मुझे याद इजीली होता है और बच्चों को भी याद आसानी से होता है, इसलिए मैं इसको करवाता हूं। अदरवाइज कोई मेरा इसके साथ कोई वो नहीं है, मतलब मित्रता कोई बहुत ज्यादा नहीं है इसके साथ, है ना, बस मुझे याद जल्दी होता है, ठीक है। सिमिलरली बेटा आप करंट भी निकाल सकते हो। देखो सेल्स लगे हुए हैं पैरेलल में, ध्यान से देखना, सेल्स लगे हुए हैं पैरेलल में, रेजिस्टेंस भी इंटरनल वाली लगी हुई है साथ साथ, ठीक है ना, और एक लोड रेजिस्टेंस लगी हुई है बाहर। अब आपको क्या करना है, करंट निकालना है। तो करंट बेटा हमेशा होता क्या है, V बाय आर टोटल, V बाय आर टोटल। तो V कैसे निकलेगा, यानी टोटल वोल्टेज कैसे निकलेगी, देखो E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 प्लस E3 बाय R3 डिवाइड बाय 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 डिवाइड बाय टोटल R। टोटल R कैसे लिखा जाएगा, फिर से R भी है और इसमें भी R है, तो सारे मिलाकर के लिखे जाएंगे। देखो E1 बाय R1, E2 बाय R2, E3 बाय R3 डिवाइड बाय 1 बाय R1, 1 बाय R2, 1 बाय, ये जो मैंने लिखा था वही है, देखो ये। तो ऊपर आ गई वोल्टेज, नीचे आ गया टोटल R। टोटल R में कौन कौन है, देखो R है एक तो ये वाला R है, साथ में ये भी तो है, तो इनको भी साथ में लिखना आपको। इनको पैरेलल में सॉल्व करा, एक आंसर निकाला, उसके साथ ये सीरीज में लिख लिया। देखो ये कर रखा है R के साथ, बाकी देखो पैरेलल करके और ऐड कर रखे हैं। समझ में आया ना। तो ये कहानी आपको करनी है अगर आई तो क्वेश्चन बन करके, ठीक है। इस क्वेश्चन को एक बार आप ट्राई कर सकते हो क्या, कोशिश करो इस क्वेश्चन को करने की। देखो भैया क्वेश्चन बहुत इजी है, दो सेल लगा रखे हैं, उनकी साथ में छोटी छोटी रेजिस्टेंस भी लगा रखी है ना। तो आपको टोटल ईएमएफ ही तो पता करनी है ना, टोटल ईएमएफ कितनी है देखो ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस ही तो पूछा है आपसे, यानी टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। बेटा कुछ नहीं करना था इसके अंदर, आपको इसमें ई नेट निकालना था बस। और वो कैसे निकलता है, फॉर्मूला क्या है, E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 डिवाइड बाय 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, खत्म। इसी में पुट कर दो सारी चीजें। E1 कितना है 12, R1 कितना है 1, E2 कितना है 6, R2 कितना है हाफ, डिवाइड बाय 1 बाय 1 प्लस 1 बाय हाफ। कैलकुलेट कर लो बेटा, ऊपर 12 है, ये भी ऊपर जाएगा 12 ही बन जाएगा, तो 12 प्लस 12 हो जाएगा ऊपर, है ना, डिवाइड बाय, अच्छा ये 2 हो जाएगा, ये 1 है यहां पर, ये 2 ऊपर चला गया, सिर्फ 2 ही तो ऊपर गया, तो 1 प्लस 2 क्या आ गया बेटा, 3 आ गया, ठीक है। तो 24/3 काटा तो आंसर आया 8 वोल्ट। 8 वोल्ट देंगे बेटा दोनों मिल करके, बात को समझो, है ना, दोनों मिल करके 8, एक 12 एक 6 है, लेकिन देखो पैरेलल में आकर के दोनों मिलके 8 वोल्ट दे रहे हैं मात्र, ठीक है। तो ये बात ऐसे समझने वाली है, ठीक है। एक और देखो सेम तरीका करने का, मैं चाहूंगा कि आप इसे खुद करो, मैं नहीं करूंगा, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। मैं समझा देता हूं, मैं गाइड कर देता हूं और साथ में आंसर भी दे देता हूं, पीछे आंसर भी छपा हुआ है, लेकिन आपने पहले खुद करना है इसको। क्या करना है मैं आपको समझाता हूं। देखो आपसे क्या पूछा है, कह रहा फाइंड द ईएमएफ और इंटरनेशनल ऑफ द सिंगल बैटरी। जो ये बनेगी, इनका जो इक्विवेलेंट ईएमएफ बनेगी और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगी, वो आपको निकाल के बतानी है क्या होगी। बहुत सिंपल है, देखो मेरी बात को सुनना। ये दोनों है पैरेलल में, इनका लगाओ पैरेलल ईएमएफ वाला फॉर्मूला, जो आंसर आएगा उसके साथ इसके साथ लगाओ सीरीज में, खत्म, ईएमएफ टोटल आ गई। और आर के लिए क्या करना है, सारी बैटरियां हटा दो, सिर्फ रेजिस्टेंस को देखो, 2 यहां और 1 यहां, ये तो ऐसे सॉल्व हो जाएगा। देखो 2 और 2 पैरेलल में, आंसर आ गया 1, और 1 और 1 आंसर आ गया 2 ओम, खत्म। रेजिस्टेंस तो ऐसे निकल जाएगी मुंह जवानी, लेकिन ईएमएफ के लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, एक बार पैरेलल का, फिर जो आंसर आएगा वो इसके साथ में। अच्छा एक बात और बताता हूं आपको, देखो इसमें क्या प्रॉब्लम है कि इसका मुंह उस तरफ है और इसका मुंह इस तरफ है। जब ये मुंह उल्टे होते हैं ना बैटरियों के, तो फिर फॉर्मूले में माइनस लगाना पड़ता है आपको, मतलब आपको यहां पर ये करना पड़ेगा। देखो ई नेट है ना, क्या होता है भाई, E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 प्लस ऐसे सो ऑन, है ना, डिवाइड बाय 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 एंड सो ऑन। आपको जब ये मुंह उल्टे दिखें, ध्यान से सुनना, जब भी ये मुंह उल्टे दिखें, ऊपर में बस यहां पे एक आप माइनस लगा दो और कुछ नहीं है, यहां आप एक माइनस लगा दो, खत्म, ठीक है ना, समझ गए। जिसका मुंह उधर दिखा उसके लिए माइनस लगा दो, जिसका मुंह इधर दिखे स्वागत है, प्लस के साथ स्वागत करो उसका। क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया, ये हिंट मैं आपको दे रहा हूं, बाकी आपने होमवर्क में करना है इसको, ठीक है। चलिए कुछ
सेकेंड लास्ट टॉपिक्स, बाद के टॉपिक्स आ गए हैं जिसमें हीट पढ़ते हैं हम लोग, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। आइए देखो भाई, हीटिंग इफेक्ट कब होती है, क्योंकि आपको पता है कि करंट जब चलेगा तो इलेक्ट्रॉन्स तो टकराएंगे, और इलेक्ट्रॉन्स टकराएंगे तो हीट तो जनरेट होगी, कोई बच नहीं सकता उस हीट से। बात सही है कि नहीं? तो बस इसीलिए हीटिंग इफेक्ट आता है, रेजिस्टेंस के कारण से हीटिंग इफेक्ट आता है। आइए इसको यूज कैसे करते हैं वो आपको बताएंगे अभी। कह रहा था फिनोमेनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट इन अ रेजिस्टर बाय द फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, या फिर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी कहते हैं इसको, ठीक है ना। फॉर्मूले 3 है भैया, एक है वीआईटी, देख लो, एक फॉर्मूला है वीआईटी, एक फॉर्मूला है आई स्क्वायर आर टी, और एक फॉर्मूला है वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी। 10th क्लास में सबकी डेरिवेशंस थी, 12th में कोई नीड नहीं है आपको, ये सब जूल में है, और इसको कैलोरी में कन्वर्ट अगर आपको करना हो तो 4.18 से डिवाइड कर देना है। क्यों? क्योंकि एक कैलोरी बराबर होता है बेटा 4.18 जूल के, जिसको हम लगभग 4.2 जूल ले लेते हैं सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो कुछ नहीं कर रखा बेटा, कन्वर्ट कर रखा है, बस टेंशन नहीं लेने का, है ना, बिना बात की टेंशन मत पालो, ठीक है, कन्वर्ट कर लेने का। तो कैलोरी में भी हो सकता है कि आपको आ जाए, और ये 11th क्लास में बताते हैं कि एक कैलोरी कितने के बराबर होती है। आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली पावर के भी 3 फॉर्मूले होते हैं, एक होता है वी आई, 10th में आता है ये भी डेरिवेशन, एक होता है वी स्क्वायर बाय आर, और एक होता है आई स्क्वायर आर, ठीक है। और ये इसका जनरल फॉर्मूला है वर्क डन अपॉन में टाइम, क्योंकि पावर का मतलब यही होता है कितनी एनर्जी खपत हुई है पर यूनिट टाइम। देखो लिखा हुआ है द रेट एट विच वर्क इज डन, कितनी तेजी से कोई काम हुआ है। अगर बल्ब अपना काम कर रहा है तो कितनी तेजी से लाइट में कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी को, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी आ रही है उसको लाइट में कितनी तेज चेंज कर रहा है, उसी को पावर बोलते हैं। और पावर डिनोट होती है बेटा वाट से, है ना, वाट यूनिट क्या होती है, वाट होती है इसकी, आप जानते ही होंगे, है ना। और एनर्जी की जूल होती है वो आपको पता ही है, ठीक है। आइए क्वेश्चन कर लेते हैं। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक हीटर है और एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, रेटिंग उनकी दे रखी है इतनी इतनी, ठीक है ना। कह रहा है बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज टू अ 220 वोल्ट डीसी, मींस कैलकुलेट द पावर कंज्यूम्ड बाय द हीटर एंड द बल्ब। अब देखो यहां पे एक पंगा है, पंगा ये है, यहां पर जो रेटिंग शब्द दिया होता है ना, 500 वाट 220 वोल्ट रेटेड, 100 वाट और 220 वोल्ट रेटेड, इस रेटेड का एक पंगा है। पंगा पता क्या है? पंगा ये है कि जब ये अप्लायंस 220 पे जुड़ेगा ना तो ही 500 वाट देगा, जब ये अप्लायंस 220 वोल्ट पे जुड़ेगा ना तब ही 100 वाट देगा। लेकिन एक बार बताओ, अगर सीरीज में कनेक्ट किया जाए 220 वोल्ट के साथ, तो क्या ये 220 वोल्ट पे जुड़े हैं क्या? सीरीज में तो पोटेंशियल डिवाइड करता है, हाँ या ना, हाँ या ना भाई, है ना। तो देखो भाई, अगर ये अप्लायंस है कोई, है ना, ये कोई क्या माने अप्लायंस, चलो अभी के लिए बल्ब ले लेते हैं, है ना। वैसे तो दो अप्लायंस हीटर और बल्ब दिया हुआ, मैं दोनों को बल्ब मान लेता हूं, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चे, कहानी यहां पर यह है कि ये दोनों ही 220 पर सीरीज में जुड़े हुए हैं। समस्या ये है, देखो लिखा हुआ बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज, और 220 वोल्ट से, तो यहां पर थोड़ी ना 220 वोल्ट गिरेगा, पैरेलल में होता तो गिरता, यहां पर भी थोड़ी ना 220 वोल्ट गिरेगा। तो आपको यहां पे फाइंड करना पड़ेगा कितना कितना वोल्टेज आएगा, ये V1 कितना आएगा, V2 कितना आएगा, इसको फाइंड करना पड़ेगा। कैसे फाइंड करेंगे अब ये कैसे फाइंड करेंगे? तभी समझ में आएगा आगे की कहानी क्या है, कि हीटर और बल्ब ने कितना पावर कंज्यूम किया। ऐसे समझ में नहीं आएगा, आपको पता करना पड़ेगा कितना वोल्टेज यहां पे गिरा, कितना करंट चल रहा है, वगैरह वगैरह, उससे निकल के आएगा ये। तो अब क्या करें? अपन इसको लेके तो श्योर है कि 220 वोल्ट यहां नहीं गिर रहा, तो 500 वाट की पावर ये नहीं दे रहा। सिमिलरली यहां पर भी 220 वोल्ट नहीं गिर रहा, तो 100 वाट की पावर भी ये नहीं दे रहा। तो कितने की दे रहा है मालिक? बोले हमें नहीं पता कितने की दे रहा है, हम तो बाद में देखें कितने की दे रहा है। अभी के लिए हम इतना पक्का कर सकते हैं कि हम रेजिस्टेंस निकाल पाए। तो हम एक काम करते हैं, इसकी पावर इसकी वोल्टेज से हम इसकी रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। सिमिलरली यहां पर भी पावर और वोल्टेज है, तो हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। निकालें, आओ। सर रेजिस्टेंस क्यों निकलवा रहे हो? लेकिन बेटा रेजिस्टेंस एक बार आ गई ना तो आप करंट ढूंढ सकते हो, और करंट अगर आ गया तो फिर वो कितनी पावर जनरेट हो पा रही है वो पता चल जाएगी। आई स्क्वायर आर करके, ये वाला फॉर्म लगा के, ये वाला फॉर्म लगा के, आई स्क्वायर आर लगा के, समझ रहे हो ना। तो पहले अपने को आर ढूंढना है, लेकिन आर ऐसे नहीं आएगा, आर आएगा इस वाले फॉर्मूले से, वी स्क्वायर बाय आर से। आओ आओ देखो कैसे होगा ये। पावर होती है वी स्क्वायर बाय आर, कितनी पावर दे रखी है सर? 500, पर 500 निकाल तो नहीं रहा, हां हमें पता नहीं निकाल रहा, लेकिन 220 पर जुड़ता तो 500 निकालता। तो हम ये R1 निकाल लेते हैं। कितना R1 आया? 220 का स्क्वायर डिवाइड बाय 500,
ओम। सिमिलरली ऐसे ही R2 भी आ जाएगा, वो कितना आएगा 220 का स्क्वायर डिवाइड बाय 100 ओम। R1 भी आ गया, R2 भी आ गया, सही है। क्या अब मैं टोटल करंट निकाल सकता हूं? हाँ निकाल सकते हो, पहले दोनों को ऐड कर लो, सीरीज में है ना, है ना। अब एक काम करो, भूल जाओ कि यहां पे बल्ब लगे हैं, अब सोचो कि यहां पे तो रेजिस्टेंस लगी हुई है, यहां पे तो रेजिस्टेंस लगी हुई है बस, है ना। और एक है R1, एक है R2, टोटल कर दो दोनों को। R टोटल इज इक्वल टू R1 प्लस R2। R1 कितना है 220 का स्क्वायर बटा 500, 220 का स्क्वायर बटा 100, जो भी आया आया। 220 का स्क्वायर चाहो तो कॉमन ले लो, ज्यादा दिक्कत दे रहा है तो, है ना। और बाकी 1/500, अच्छा एक काम करो 100 भी कॉमन ले लो, तो क्या बचा ब्रैकेट में 1/5 और 1 बच गया, ठीक है ना। तो ये आपका क्या आ गया, आर सीरीज आ गया, टोटल आर आ गया भाई, दिस इज टोटल आर, ठीक है, दिस इज टोटल आर। ऐड करके क्या मैं यहां से करंट निकाल सकता हूं? बिल्कुल, आओ करंट निकालते हैं। कहां लिखूं? यहां लिख लेता हूं, V इज इक्वल टू आई आर होता है करंट, है ना। टोटल वोल्टेज कितनी है सर 220, करंट आपको नहीं पता, टोटल आर कितना है 220 का स्क्वायर डिवाइड बाय 100, जो भी है 5 और एक 6/5 आ गया, ऐसे करके लिख लूं 6/5, 5 यहां मल्टीप्लाई होकर 6/5। तो मैं आर को लिख लेता हूं 220 का स्क्वायर डिवाइड बाय 100 इंटू 6/5। एक 220 के स्क्वायर से एक 220 का स्क्वायर कट गया, यहां से करंट निकल के आ गया क्या 100 चला गया, यहां 5 भी चला गया यहां, है ना। तो 100 इंटू 5 डिवाइड बाय 220 इंटू 6। आप भी सोचोगे सर आप ये क्यों पालते हो, आप इनको सीधा सीधा सॉल्व क्यों नहीं कर सकते, आप डेसिमल में क्यों नहीं? मेरी मर्जी भाई, मेरे को पसंद नहीं है मुझे पसंद नहीं है डेसिमल में निकालना, मैं ऐसे ही लेके चलता हूं साथ में। ये आपकी इच्छा है कि आपको मैथ्स कैसे करनी है, मेरी मैथ्स तो ऐसी है, मुझे ऐसे ही मजा आता है। मैं एंड में जाके काटता हूं एकदम, देखो ना ये कैसे 220 से 220 कट गया, अभी मैं इसको डेसिमल में लेके आता तो मुझे फंसा देता है। इसलिए मेरा एक्सपीरियंस है कि जब भी आप ऐसे इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन करो ना तो साथ लेके चलो सबको, थोड़ी सी मैथ्स ज्यादा फील होती है लेकिन है नहीं, क्योंकि जब डेसिमल काटने पड़ेंगे ना आपको तो ज्यादा मैथ्स फील होगी। फिर आप यहां पे साइड में एक लाइन बनाओगे, यहां लिखोगे रफ वर्क, है ना, फिर यहां झोपड़ियां बनाओगे, फिर यहां कुछ कुछ लिखोगे, वो मैं 12वीं के बच्चे से चाहता नहीं, ठीक है ना। इसलिए मुझे पसंद नहीं है इसको डेसिमल में लाना। मैं ला सकता हूं अभी झटके में डेसिमल में ले आऊंगा इसको, नहीं, नो आई विल नॉट। तो करंट आ चुका है भैया, करंट आ चुका है, तो अब पावर इंडिविजुअल निकल के आ जाएगी, क्योंकि करंट आई है और इसमें भी वही करंट घुसेगा जो इसमें घुसेगा, है ना। तो पावर हम अब निकाल सकते हैं, इसकी पावर जो होगी वो होगी P इज इक्वल टू आई स्क्वायर R1। ऐसे ही इसकी पावर जो आएगी वो आएगी P इज इक्वल टू आई स्क्वायर R2। ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं, आई स्क्वायर R वाला, ठीक है। करें कैलकुलेट फिर इसको भी, आ जाओ। P इज इक्वल टू आई स्क्वायर R1, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर R2। क्या था भाई आई, 100 इंटू 5 220 इंटू 6, 100 इंटू 5 220 इंटू 6 का स्क्वायर इंटू में R1, R1 कितना है 220 का स्क्वायर बटा 500, 220 का स्क्वायर बटा 500, है ना। कुछ ऐसा ही सिमिलर सा ये भी बनेगा, बस थोड़े थोड़े चेंज होंगे। 220 का स्क्वायर बटा यहां पे कुछ और होगा बस, है ना 100। देख रहे हो, देख रहे हो कितनी कितनी सिमिलरिटी निकल करके आ जाती है ना। अब देख कितना और सिंपल हो गया। हाँ 220 का स्क्वायर यहां भी है, 220 का स्क्वायर यहां भी है, 220 से 220 कट गया विद स्क्वायर, ठीक है। 500 यहां भी है, 500 का स्क्वायर यहां भी है, एक 500 से एक 500 तो गया, है ना। बस अब 6 का स्क्वायर बचा है नीचे, तो ये आ गया 500 बटा 6 का स्क्वायर। कितना होता है 500 बटा 6 का स्क्वायर होता है 36। बस आप इसे कैलकुलेट कर लो, वाट में आंसर आ जाएगा। इतनी पावर निकल रही है इसके द्वारा, ये जो भी था R1 हीटर है ना, इसकी इतनी पावर है, खत्म। यहां आ जा, 220 के स्क्वायर से 220 का स्क्वायर कट गया, अभी भी नीचे 36 ही है ना। और 100 से 100 भी कट गया, पर 100 अभी भी जिंदा है तो ऊपर, पर 5 का स्क्वायर भी जिंदा है तो 25 है, 2500 बटा 36 वाट ठीक है,
ठीक है जी, 500/36 और 2500/36 ये आंसर आ गया। ठीक है ना, बाकी आप कर लेना इसको कैलकुलेट, बाकी यहां पर भी आप देख सकते हो। ठीक है, आंसर आपके निकल जाएंगे। ठीक है, वही तरीका है, देखो सही, वही सही काम कर रखा है। R1 देखो, पहले R1 निकाला, R2 निकाला, दोनों को ऐड कर, देखो सब डेसिमल में चलता आ रहा है। ये किच किच होती है मुझे डेसिमल देख करके। ठीक है, तो मैं ऐसे ही करता हूं। ठीक है ना, बाकी आपकी इच्छा, जैसा आप करना चाहो वैसा कर सकते हो। ठीक है, मैंने वही काम किया जो यहां पे सॉल्यूशन में भी दिया हुआ है। R1 R2 दोनों को ऐड किया, ऐड करके टोटल करंट निकाल लिया। ठीक है, फिर टोटल करंट को I2R लगा लिया और नई वाली पावर आ गई जो ओरिजिनल पावर निकल रही है। ठीक है ना, तो कहां 500 वाट था, देखो देखो कितनी अजीब सी बात है ना, कितनी अजीब सी बात है ना। कहां 500 वाट का हीटर था और बेचारा बेचारा निकाल कितना रहा है, 13.8 वाट। ऐसा ही होता है, सीरीज में कनेक्ट करोगे अप्लायंस की ऐसी की तैसी हो जाएगी। और दूसरा वाला 100 वाट था, देखो दूसरा वाला क्या था, बल्ब क्या था, 100 वाट का, 100 वाट का बल्ब था, उसकी हालत देखो क्या हो गई है, वो 70 वाट ही निकाल रहा है। ठीक है, ऐसा ही होता है। ठीक है जी, आई होप आप बात को समझ पाए, है ना, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक इसमें ना हो गई हो मुझसे, तो ये प्लीज आप इंश्योर कर लीजिएगा एक बार। ठीक है ना, है ना, मेरी जो नाक है वो तुमने संभाल के रखनी है। आइए व्हीटस्टोन ब्रिज पर चलते हैं। बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसा अरेंजमेंट होता है, एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसके अंदर की ऐसे बैटरी लगा रखी होती है डायगनली। ठीक है ना, मतलब डायगनल कोनों पर बैटरी होती है, अपोजिट कोनों पर बैटरी होती है, और अपोजिट कोनों पर एक इस तरीके से रेजिस्टेंस लगी होती है। पर अगर ये व्हीटस्टोन बैलेंस्ड हो, जो कि आपके सिलेबस में है ही, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, तो ये वाली रेजिस्टेंस P है, ये वाली Q है, ये वाली R है, ये वाली S है, और ये वाली T है, PQRST। ठीक है, तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कब होता है, जब P/Q का रेशियो R/S के बराबर होता है। ठीक है, मतलब दिस डिवाइड बाय दिस शुड बी इक्वल टू दिस डिवाइड बाय दिस। ऐसा होते ही क्या होगा, सुनो, ऐसा होते ही क्या होगा, सुनो, जैसे ही ये डिवाइड बाय ये डिवाइड बाय ये के इक्वल आ गया, यानी व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड हो गया, तो I थ्रू T विल बी 0। यहां से कोई करंट नहीं जाएगा, यहां से कोई करंट नहीं जाएगा, और इसमें से कोई करंट नहीं जाएगा तो खत्म। आप इसको मानो कि ये उखड़ा हुआ है, इसको उखाड़ दो यहां से, और उखाड़ दो तो इसको सिंपल बना लो ऐसे, ऐसे बना लो इसको, P Q R S, T नाम की कोई चीज ही नहीं है। ठीक है ना, तो अब P और R हो गए सीरीज में, Q और S भी हो गए सीरीज में। ठीक है, P और R भी सीरीज में, Q और S भी सीरीज में, सीरीज वाले सिंपल ऐड हो जाएंगे, फिर दोनों पैरेलल में आ जाएंगे, आंसर आ जाएगा आपका। समझ गए ना, इस तरीके से सॉल्व हो जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज। आपके सिलेबस में बैलेंस वाला ही है, टेंशन ना लें। ठीक है, और एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन मैंने बोला था आपके लिए बहुत सारे लाए हो प्रैक्टिस के लिए भाई, है ना। कह रहे एक बैटरी है जिसकी ईएमएफ है 10 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस है 3 ohm, is connected to a resistor. If the current in the circuit is आधा एम्पियर, what is the resistance of the resistor? What is the terminal potential difference? TPD बोलते हैं जिसको बेटा, टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं ऑफ द बैटरी व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड। बढ़िया सवाल है, जरा देखो सवाल क्या है। कह रहा है कि एक सेल है, उसकी ईएमएफ दे रखी है, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस भी दे रखी है। कह रहा है उसे एक सर्किट से जोड़ रखा है, ये रहा वो सर्किट, कैपिटल आर। ठीक है, कह रहा है ये 10 वोल्ट है, ये 3 ओम है, इसमें से जो करंट निकल रहा है वो आधा एम्पियर है, इसमें भी वही जा रहा होगा आधा एम्पियर ही, है ना। तो ऐसे ऐसे घूम रहा है वो करंट, आधा एम्पियर आधा एम्पियर। ठीक, तो क्या कह रहा है, कह रहा है इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, ये जो लोड है, ये जो लोड लगा हुआ इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, ये आपसे पूछा हुआ है। तो कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। देखो ये पूरे सर्किट को आपने सिंपल सॉल्व करना है, करंट आपको दिया ही हुआ है। ठीक है ना, तो सिंपल सॉल्व करो। देखो ये छोटा आर ये बड़ा आर सीरीज में है, एक ही वायर में जुड़े हैं ना दोनों, तो ये सीरीज में है, तो टोटल आर क्या हो गया, टोटल आर हो गया आर प्लस स्मॉल आर। बड़ा आर तो आर ही है, छोटा आर है 3। ठीक है ना, दिस इज आर टोटल। अब V इज इक्वल टू आई आर होता है, V इज इक्वल टू आई आर टोटल, है ना। तो टोटल वोल्टेज कितनी है सर जी, 10 है। टोटल करंट कितना है, हाफ है।
RT यहां से निकल के आ जाएगा 20 ओम, है ना, 2 × 10 20 उठा के यहां पुट कर दो, 20 इज इक्वल टू R + 3 माइनस हो जाएगा ना, ठीक है ना, 17 आ गया, 17 आ गया बेटा, ठीक है। एक बार देख लेते हैं 17 ही है क्या, हाँ देखो 17 है, ठीक जी, वही तरीका है। अच्छा, उसके बाद आपसे टर्मिनल वोल्टेज भी पूछी है इसने, वो कैसे निकलेगी, टर्मिनल वोल्टेज कैसे निकलेगी भाई, यहां देखो, यहां देखो, आपको पता है टर्मिनल वोल्टेज होती है E - IR, इससे निकाल सकते हो आप, बहुत इजी, टीपीडी का फॉर्मूला याद है ना, ईएमएफ कितनी है 10 माइनस आई कितना है, आई कहां गया, आई हाफ है, हाफ, और स्मॉल आर कितना है, स्मॉल आर सर 3 है, हो गया 10 माइनस 3/2 होता है 1.5, यानी कितना आ गया 8.5 वोल्ट आ गया, ठीक है। तो 8.5 वोल्ट का ही पोटेंशियल डिफरेंस ये दे पाएगी, 8.5 वोल्ट, बोलो जी सही है। आगे चलें, और क्या है, कह रहे डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क शोन, यहां पे एक, अरे वाह भाई वाह, पहले से ही सब कुछ सेट है इसमें तो क्वेश्चन में ठीक है। तो आपको यहां पर क्या लगाना है, केवीएल लगाना है, सब ब्रांचेस में करंट बताना है तो केवीएल लगाना पड़ेगा। देखो यहां पे क्या कर रखा है, 10 वोल्ट की बैटरी जोड़ी हुई है, देखते जाना, करंट निकला है आई बटा ऊपर से गया I1, नीचे से गया I2, ठीक। अच्छा, यहां से I3 चला गया इधर, सही, तो इधर जो जाएगा वो क्या होगा भाई, I1 में से I3 नहीं चला गया, सुनना, I1 में से I3 नहीं चला गया, तो यहां क्या बचा, I1 - I3, इधर क्या जाएगा I1 - I3, है ना। अच्छा, I3 यहां से आया, I2 यहां से आया, मिलके बन गया I2 + I3, वो यहां पहुंच गया, I3 से I3 कट गया, फिर I1 + I2 आ जाएगा, I बन जाएगा ये, ठीक है ना। तो अब कैसे कैसे केवीएल लगाना है भाई, तो एक काम करो, जिस तरीके से ये लूप ट्रैवर्स हो रहा है ना, वैसे ही केवीएल लगा दो, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक बार केवीएल इसमें लगा देते हैं, एक बार केवीएल इसमें लगा देते हैं, ठीक है ना, देखते हैं लगा करके, क्या पता और भी लगाना पड़े, 3 लगाने पड़े, लेट अस सी, मुझे लगता है वैसे 3 भी लगाने पड़ेंगे, यहां भी लगेगा एक, या फिर यहां भी लगा सकते हो, डिपेंड करता है, ठीक है। देखते हैं एक बार लगा करके, पहले इसमें लगाते हैं, इसमें आ जाओ, ठीक है। इन लूप, क्या नाम है जी लूप का, ABDA, ABDA, हाँ जी, क्या करना है, पहले A से B जाना है, क्या करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, जी हां, तो करंट की डायरेक्शन में जाएंगे तो ड्रॉप होगा, ड्रॉप के लिए माइनस लगाना आपको, तो यह आ जाएगा -10I1, ठीक है ना, -10I1। अच्छा, अब B से D जा रहे हैं, क्या करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, जी हां, करंट कितना है I3, और ये रेजिस्टेंस कितनी है 5 ओम, तो ये भी ड्रॉप ही होगा, यस सर, तो माइनस माइनस ही आएगा 5I3, बहुत बढ़िया, 5I3। अब इधर जा रहे हैं, है ना, घूम के ऐसे, लूप की डायरेक्शन ऐसी है लेकिन करंट ऐसा है, तो साइन उल्टा कर देना है आपने, साइन इस बार आएगा प्लस का, ठीक है, और I2 × 5 यानी 5I2 इज 0, आया समझ में, इस तरीके से लगेगा। अब इस पर लगाते हैं, ठीक है ना, कहां से शुरू करें, सी से शुरू करते हैं, CDBC इन लूप, CDBC, कहां से शुरू करें, सी से शुरू करें, CD ऐसे, अच्छा ऐसे जा रहा है, सुनियो भाई सुनियो, ऐसे जा रहा है लेकिन करंट तो ऐसे जा रहा है, तो हम तो उल्टा चल रहे हैं, तो ड्रॉप नहीं राइज करवाना है आपने पोटेंशियल को, तो +10 है, हां 10 है, और करंट कितना है I2 + I3 है, ओके, I2 + I3 है, फिर CDBC, तो इधर जा रहे हैं, अब करंट लेके नीचे आ रहा है, तो फिर से राइज दिखाना है आपको, तो राइज दिखाना, तो फिर से +5I3, +5I3, ठीक है, यहां पहुंच गए। अब यहां से यहां जाना है, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, जब करंट की डायरेक्शन में जाते हैं तो फिर ड्रॉप ही दिखाना होता है, तो करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ड्रॉप दिखाना, यानी माइनस साइन दिखाना पड़ेगा, यानी कि वोल्टेज गिर रही है तो ड्रॉप हो रही है, तो 5I1 - I3, है ना, इज इक्वल टू 0। ये बन गई जी दूसरी इक्वेशन। अब देखो, क्या 2 इक्वेशन से 3 वेरिएबल सॉल्व हो सकते हैं, नहीं हो सकते, 3 इक्वेशन चाहिए आपको कम से कम वेरिएबल सॉल्व करने के लिए। तो एक काम करेंगे, हम इसको भी एक लूप मानेंगे, इसको, और इसके लिए लिखेंगे तीसरी इक्वेशन। आ जाओ इन लूप, कौन सा बोला, GADCFG, GADCFG, यही है, GADCFG,
डी सी एफ जी। बहुत बढ़िया, ये आ गया जी तीसरा लूप। ठीक है, कहां से शुरू करें? जी से शुरू करते हैं, कोई टेंशन नहीं, यहां से यहां चलो। अच्छा, आई नहीं लिखेंगे हम, हमें एक फालतू वेरिएबल नहीं चाहिए, एक चौथा वेरिएबल नहीं चाहिए, हम इस आई को i1 प्लस i2 ही लिखेंगे, क्योंकि हमारा यही तो i1 प्लस i2 बना है मेरे प्यारे बच्चे, है ना। तो इसलिए हम क्यों फालतू वेरिएबल लें, हमारे पास पहले ही 3 वेरिएबल है, फिर चौथी इक्वेशन भी लिखनी पड़ेगी, क्या फायदा, है ना। तो हम इसको i1 प्लस i2 लेके सॉल्व करेंगे। अभी तो यहां से यहां जरूरत नहीं है, फिर यहां से यहां आ गए, करंट की ही दिशा में जा रहे हो क्या? हां जा रहे हैं, तो माइनस आएगा, -5i2, -5i2। अब तो तुम मुझे लगता है केवीएल में एक्सपर्ट हो गए होगे तुम, मैंने आपको हर तरीके के सवाल करवा दिए भाई केवीएल के, है ना। तो केवीएल में एक्सपर्टीज आपको आ जानी चाहिए अब तो, है ना। तो -5i2, फिर आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो तो फिर -10i2 प्लस i3, -10i2 प्लस i3। ठीक है ना, ये यहां पे करंट है। अच्छा, फिर यहां आ गए, यहां आ गए, ओहो ये क्या हो रहा है, देखो ये माइनस से प्लस की तरफ, यानी राइज हो रहा है भाई, राइज हो रहा है। राइज होता है जब भी प्लस लगाते हैं, राइज होता है जब भी कभी प्लस लगाते हैं, और सिर्फ 10 वोल्ट लिखेंगे बेटा, है ना। फिर यहां से यहां जा रहे हैं तो फिर करंट की डायरेक्शन में ड्रॉप होगा, करंट की डायरेक्शन में 10 ओम आ गया, ड्रॉप होगा, तो -10। और आई नहीं लिखना, मुझे पता है यहां पे आई करंट है, लेकिन आई को हम क्या बोल चुके हैं? i1 प्लस i2 बोल चुके हैं, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? 10i1 प्लस i2 इज इक्वल टू 0। भाई साहब, जब आपको 3 वेरिएबल से 3 इक्वेशनें बन जाए ना, तो निश्चिंत हो जाना, ऐसे ठंडी सांस लेना एक बार, ये होना बहुत बड़ी बात है। 3 इक्वेशन बना करके और 3 वेरिएबलों में निकाल लेना, इसका मतलब आपका सॉल्यूशन अब हो गया, अब कोई नहीं रोक सकता आपको, है ना। क्योंकि 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल सॉल्व करने तो बहुत इजी होते हैं, तो ये तो आप इजीली कर सकते हो, मुझे नहीं लगता अब इसमें किसी को कोई दिक्कत होगी। ठीक है, तो मैं इसको इतना ही छोड़ रहा हूं, बनाना मैंने सिखा दिया, केवीएल लगाना मैंने सिखा दिया, अब बस मैथ्स आपको लगानी है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स वाले सर का नाम लेना जिनसे भी आप पढ़े थे या पढ़े हो। ठीक है, और ये 3 इक्वेशंस विद 3 वेरिएबल्स सॉल्व करना, कैसे सॉल्व होते हैं वो आप समझ जाना, एक का निकाल के दूसरे में डालना होता है, सीधे सीधे प्लस माइनस नहीं हो पाएंगे, है ना। एक का निकाल के दूसरे में डालना, फिर करना, ठीक है ना। फिर जो 2 बचेंगे फिर उनको प्लस माइनस कर लेना चाहे तो, ठीक है। तो इस तरीके से ये करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, बाकी यहां पर पूरी क्वेश्चन दे रखी है और सारा सॉल्यूशन दे रखा है, आराम से देख लेना इसको, ठीक है जी। और एक क्वेश्चन और देख लो, ठीक है। क्वेश्चंस में सारे इंपॉर्टेंट लेकर के आया हूं जो आपके सबके काम के होंगे। लिखा है, इज ओम्स लॉ यूनिवर्सली एप्लीकेबल? आंसर है नहीं, यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ कंडक्टर्स के लिए एप्लीकेबल है, वो भी ओहमिक कंडक्टर्स के लिए एप्लीकेबल है, वो भी टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए तो एप्लीकेबल है, तो यूनिवर्सली नहीं है भाई, ठीक है ना। इज ओम्स लॉ यूनिवर्सली एप्लीकेबल फॉर ऑल कंडक्टिंग? नहीं। इफ नॉट, गिव एग्जांपल्स ऑफ एलिमेंट व्हिच डू नॉट ओबे ओम्स लॉ। तो ऐसे बहुत सारे नॉन ओहमिक कंडक्टर्स हैं जो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते, सेमीकंडक्टर्स भी ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते, ठीक जी। लिखा हुआ देख लो, नो, ओम्स लॉ इज नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल फॉर ऑल कंडक्टिंग एलिमेंट्स। एग्जांपल्स ऑफ नॉन ओमिक एलिमेंट्स आर वैक्यूम डायोड, सेमीकंडक्टर, थर्मिस्टर, गैस डिस्चार्ज ट्यूब, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, बहुत सारी ऐसी चीजें जहां पे ओम्स लॉ नहीं लगता भाई, ठीक है। तो ये लिमिटेशंस भी है ओम्स लॉ की। अगर आप मुझसे पूछो कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, तो उसके अंदर आप इसको भी इजीली बता सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नंबर मिल जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, आज के लिए मेरी तरफ से इतना बहुत है। मेरे हिसाब से करंट इलेक्ट्रिसिटी में जितनी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस थी मैंने सारी अपने हाथ से लिखी हैं, जो इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं थी वो ऐसा नहीं कि मिस करी हैं, वो लिखी हुई हैं लेकिन वो टाइप्ड थी, ठीक है। इसके नोट्स अगर आपको चाहिए हो बेटा तो टेलीग्राम पर जा सकते हो, स्कैन कर लेना, ठीक है ना। अगर स्कैन ना चल रहा हो तो कमेंट में बता देना कि सर टेलीग्राम का स्कैनर काम नहीं कर रहा है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, नीचे डिस्क्रिप्शन खोल करके देखो, खोलो 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 डिस्क्रिप्शन खोलो, वहां पर आपको नोट्स अपलोडेड मिल जाएंगे, सो डोंट वरी, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे आपसे अगले चैप्टर के अंदर। द नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 4, ऑब्वियसली लाइन से चल रहे हैं भाई, ठीक है। तो कुछ बच्चे रे ऑप्टिक्स की डिमांड कर रहे थे, बेटा फिजिक्स तो लाइन वाइज ही पढ़ी जाएगी, ठीक है। तो लेकिन हम कोशिश करेंगे कि अब फ्रीक्वेंसी को और तेज कर दें, क्योंकि जितने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो शुरू के 4 काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके बाद रे ऑप्टिक्स होता है इंपॉर्टेंट। तो ये सारे चैप्टर्स कराने तक मैं अब स्पीड को अच्छा रखूंगा, सो डोंट वरी, अब आपको वेट ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा
कैसा लगा आपको ये लेक्चर? क्या आपको ये बेनिफिट करेगा आपके प्री बोर्ड्स के लिए? क्या ये आपको बेनिफिट करेगा अपने बोर्ड एग्जाम के रिवीजन के लिए, जिन बच्चों ने ऑलरेडी ये चैप्टर पढ़ लिया था और जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा था? कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे जो नहीं क्लियर थे अब क्लियर हो गए हैं क्या? तो कैसा रिव्यू लगा प्लीज कमेंट्स में बताइएगा। मैं कमेंट सारे देखता हूं, सारे पढ़ता हूं, रोज पढ़ता हूं। जब भी मुझे मौका मिलता है, जब भी मुझे टाइम मिलता है, मैं पढ़ करके ही रात में सोता हूं। ठीक है, तो कमेंट जरूर करके बताना मुझे कि कैसा लगा आपको। ठीक है, और अपने रिव्यूज जरूर छोड़ करके जाना। नेक्स्ट लेक्चर की आपको अब ज्यादा वेट नहीं करनी पड़ेगी, बहुत जल्दी से आपको अब नया लेक्चर मिलेगा। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर के अंदर। टेक केयर, टाटा बाय बाय। भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।